कार्यों को क्या करते हैं, संतुलन करते हैं, नियमित रूप से चलाते हैं और आपस में सभी अंगों को तालमेल बैठा के रखते हैं। इन तीनों फंक्शन को देखने वाले जो नर्वस सिस्टम होते हैं ये जो तीनों कार्य करते हैं उन सिस्टम को ही नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या करते हैं ये, हमारे शरीर तथा उनके जितना भी अंग है उनको आपस में तालमेल बैठाते हैं, उनके कार्यों को कंट्रोल करते हैं और सभी अंगों को नियमित रूप से चलाते हैं, चलाने का कार्य करते हैं, नियमित रखते हैं। ऐसे काम करने वाले सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो बहुत सारे नर्वस सेल से बना हुआ है। नर्वस सेल को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा सेल्स होते हैं जिनके द्वारा ही नर्वस सिस्टम काम करते हैं। हमारे शरीर में कितने न्यूरॉन है, लगभग 1 करोड़ के आसपास न्यूरॉन होते हैं जिनसे ही नर्वस सिस्टम बना हुआ है। यही नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन अंगों को चलाने, काम कराने के लिए ऑर्डर देते हैं। इनका जो स्विच सेंटर जो होते हैं, सेंट्रल स्विच बोर्ड होते हैं, वो ब्रेन होते हैं। ब्रेन से पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन किया जाता है, पूरे शरीर को चलाया जाता है और सभी अंगों को कंट्रोल किया जाता है। उनके अंदर बनने वाले केमिकल को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है ताकि सभी अंग अपने सही समय पर निश्चित मात्रा में सही काम कर सके, आपस में तालमेल बैठाते हुए। ये काम करने वाले तंत्र को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट जो होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, नर्वस सेल बोलते हैं या न्यूरॉन बोलते हैं। यह न्यूरॉन जो होते हैं हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिक वायर के जैसे काम करते हैं। बिजली के जो वायर होते हैं उसके जैसे ही काम करते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक वायर में करंट दौड़ता है उसी प्रकार नर्व में भी इम्पल्स या ऑर्डर के रूप में करंट दौड़ता है जो शरीर के विभिन्न सेल, कोशिकाओं, टिश्यू को ऑर्डर देने का काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर का सेल, टिश्यू सब एक साथ काम करते हैं। ठीक है। न्यूरॉन तीन भाग में बटा हुआ है। पहला होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्रॉन, तीसरा होता है एक्सॉन। जो सेल बॉडी होते हैं वो स्टार के आकार का दिखाई देने वाला पार्ट है। इस सेल बॉडी से विभिन्न प्रकार के ब्रांचेस निकलते हैं। सेल बॉडी से निकलने वाले एक बराबर साइज में दिखने वाले जो ब्रांचेस होते हैं, जो नर्व फाइबर का ही होता है, नर्व को बना हुआ ही होता है, इन एक समान दिखाई देने वाले फाइबर को डेंड्रॉन बोलते हैं। और सबसे लंबी जो ब्रांच होता है उसको एक्सॉन कहते हैं। डेंड्रॉन जो होता है आगे जाकर के और विभिन्न भाग में बढ़ जाता है जिसे डेंड्रॉइड कहते हैं। और डेंड्रॉइड के माध्यम से ही एक नर्व से दूसरे नर्व में इम्पल्सेस आता है। और डेंड्रॉन और न्यूरॉन के सबसे लार्जर छोर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन के 2 भागों में बंटने से जो लार्जर छोर बनते हैं उनको टर्मिनल बटन बोलते हैं। और टर्मिनल बटन के द्वारा इम्पल्सेस है वो दूसरे नर्व में पास होते हैं। ठीक है। तो डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं और टर्मिनल बटन क्या करते हैं, इम्पल्स को आगे दूसरे नर्व में पास करते हैं। यहाँ तक आ गया था। जो न्यूरॉन होते हैं बाकी सेल की जैसे ही है, जिस प्रकार बाकी सेल में साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसी प्रकार के न्यूरॉन के सेल बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। और उस सेल बॉडी में ही क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं जिसमें ये सभी ऑर्गेनेल्स रहते रहते हैं। न्यूरॉन में ऑर्गेनेल्स इसलिए पाया जाता है ताकि न्यूरॉन का रिपेयरिंग हो सके, टूट का मरम्मत हो सके, नर्व का ग्रोथ हो सके, ताकि शरीर के विभिन्न अंगों तक प्रॉपर मात्रा में इम्पल्सेस आने जाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए जितना भी माइलिन है, नर्व का रिपेयरिंग है, उनका ग्रोथ है, उनके जैविक क्रियाएं हैं, उन सबको देखने के लिए न्यूरॉन के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जिस प्रकार जंगल सेल रॉ मटेरियल तैयार करते हैं उसी प्रकार नर्व न्यूरॉन के अंदर का जो ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इन सबको बैलेंस करने का काम करते हैं जिससे एक नर्व का निर्माण हो जाए। ठीक। इनके बाद देखे थे नर्व टिश्यू। आपको बताया गया था बहुत सारे नर्व आपस में इकट्ठे होकर के एक जैसा काम करते हैं, तो उन सभी को क्या बोलते हैं, एक साथ नर्व टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारे नर्व सेल या न्यूरॉन के मिलने से जो स्ट्रक्चर या जो ग्रुप, जो संरचना बनता है उनको नर्व टिश्यू बोलते हैं। नर्व टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, ग्रे मैटर और दूसरा व्हाइट मैटर। ठीक है, याद रखना, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर किससे बनता है, सेल बॉडी के मिलने से। ठीक है, मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी है
और ये सब क्या है, एक साइड एक बराबर साइड में दिख रहा है तो डेंड्रॉन है, और ये क्या है, लंबा है तो एक्सॉन है। जहाँ जहाँ पर ये नर्व का डेंड्रॉन और एक्सॉन मिलेगा वो जगह व्हाइट मैटर कहलाएगा, और जहाँ जहाँ पर ये सेल बॉडी मिलेगा वो जगह क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर। ठीक है, जहाँ जहाँ पर सेल बॉडी आपस में मिलकर के जो स्ट्रक्चर, जो कलर दिखाई देगा वो कलर, ये स्ट्रक्चर ग्रे मैटर होते हैं, और जहाँ जहाँ पर एक्सॉन और डेंड्रॉन आपस में मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कलर बनाएगा वो व्हाइट मैटर होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, सेल बॉडी के ग्रुप जो होते हैं, जहाँ जहाँ पर सेल बॉडी बहुत सारे ग्रुप मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, उनको शॉर्टकट में हम लोग न्यूक्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्ली। और जहाँ जहाँ पर एक्सॉन आपस में मिलकर के एक लंबी चेन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फाइबर को क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं जनरल भाषा में। ठीक, इसके बाद देखे थे टिश्यू के बाद क्या देखे थे, नर्व टिश्यू के बाद क्या देखे थे, बहुत सारे नर्व को आपस में जोड़ने के लिए बीच बीच में और अन्य सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। जिस प्रकार सामान्य सेल को आपस में जोड़ कर रखने वाले बीच बीच में अन्य टिश्यू होते हैं, उस अन्य टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो विभिन्न सेलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रुप तैयार हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो केमिकल बना सके, एक नया स्ट्रक्चर बना सके। तो उन सभी सेल को, बिखरे हुए सेल को आपस में जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार बहुत सारे नर्व, एक नर्व का मतलब एक नर्व सेल, एक न्यूरॉन का मतलब एक नर्व सेल। ठीक है ना, न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। तो अगर बहुत सारे न्यूरॉन अगर इधर उधर बिखरा होगा तो जिस प्रकार काम होना चाहिए उस प्रकार से काम शरीर के नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन सभी न्यूरॉन को आपस में जोड़ने के लिए बीच बीच में बहुत सारे सहायक टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। बहुत सारे न्यूरॉन को आपस में जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू काम करते हैं, उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। और यह न्यूरोग्लिया क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो बिखरे हुए न्यूरॉन है उनको, जिससे एक नया अंग बन जाए, नया टिश्यू बन जाए, नया स्ट्रक्चर बन जाए। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू विभिन्न सेलों को, नर्व सेल को, न्यूरॉन को जोड़ने का काम करते हैं, जिससे ग्रे मैटर बनता है, जिससे व्हाइट मैटर बनेगा। वो कब बनेगा, जब कनेक्टिव टिश्यू इन सभी को जोड़ेगा। सर, न्यूरॉन में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अदर सेल में होता है, ऐसे ही होता है। प्रकार स्ट्रक्चर, हाँ, सब वही होता है। इसका भी मतलब विभाजन होता है। हाँ, इसमें विभाजन नहीं होता। नर्व सेल में विभाजन नहीं होता, ग्रोथ होगा। ठीक है, ग्रोथ होगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब जैसे हमारा सेल है तो उसका प्रोडक्ट बनता है। हाँ, बाकी सेल में प्रोडक्शन, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, पदार्थों का विभाजन होगा, सेल्स का विभाजन नहीं होता। जैसे डीएनए क्या करता है, डीएनए रिप्लिकेशन करता है। ठीक है ना, तो इसमें रिप्लिकेशन नहीं है, बाकी ग्रोथ होगा। इसमें भी प्रोटीन बनेगा, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनेगा, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, ग्लिसरॉल से फ्री फैटी एसिड से फैट से बनेगा, जिससे हार्मोन्स और एंजाइम बनता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। तो जैसे कि होता है कि सेल मरते भी हैं और हाँ, तो न्यूरॉन मतलब हमारे शरीर में अगर जन्म से एक बार से न्यूरॉन बन जाता है तो वो जन्म मृत्यु तक वही एक ही नर्व काम करेगा, क्योंकि रिप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो आपको बताया गया था जैसे जिस प्रकार ब्लड में हार्मोन्स होता है, क्या होता है, हार्मोन क्या काम करते हैं, मैसेज देने का काम करता है या उकसाने का काम करता है। यही दो काम है ना। हार्मोन के क्या काम है, या तो मैसेंजर का काम करेगा या तो उकसाने का काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार नर्व के अंदर पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स या लिक्विड को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ब्लड में हार्मोन्स बोल देते हैं, उसी हार्मोन्स को नर्व के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं सरल भाषा में। ठीक, चलिए इसके बाद देखा जाए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व के कनेक्टिव टिश्यू को न्यूरोग्लिया कहते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैक्रोग्लिया, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट, तीसरा एपेंडिमोर्सेल और चौथा एस्ट्रोसाइट। ठीक है ना। तो इन चारों का अपना नर्व के अंदर अलग अलग काम है। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, ताकि ब्रेन में आने वाले कोई भी नर्व के अंदर आने वाले टॉक्सिन को रोका जाए। ब्लड से ही जितना भी नर्व है उनको क्या मिलता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलेगा।
तो उस दौरान अगर कोई टॉक्सिन्स या इन्फेक्शन ब्रेन में ना आए, इसलिए एस्ट्रोसाइट वहां पर ब्लड ब्रेन के पास पहचानने का काम करते हैं कौन हमारे काम का है और कौन हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के लिए घातक है। तो घातक या नुकसान देने वाले पदार्थों को ब्रेन में आने से एस्ट्रोसाइट रोकता है। ठीक है, माइक्रोग्लिया क्या करेगा? माइक्रोग्लिया मोनोसाइट में बनता है और मोनोसाइट से बन करके, मोनोसाइट कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, जो ब्लड सेल होते हैं। मोनोसाइट क्या होते हैं? ब्लड सेल होते हैं। और उस ब्लड सेल में क्या बनता है? माइक्रोग्लिया बनते हैं। और ये माइक्रोग्लिया ब्लड से बाहर निकल करके नर्वस सिस्टम में होता है, जो क्या काम करते हैं? रिपेयरिंग का काम करते हैं। जो माइलिन वगैरह होते हैं, जो टूट फूट होते हैं नर्व में, उनके रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। इनके अलावा तीसरा होता है एपेंडिमार्शियल। ये भी नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, मेंटेन करने का काम करता है विभिन्न प्रकार, विभिन्न आयामों में, अलग अलग जगह। नर्व के अंदर तो एक ही काम नहीं है। जिस प्रकार हम घर में अगर 4 भाई है तो चारों का अलग अलग काम, अलग अलग कामों को अलग अलग जिम्मेदारी दिया है घर के अलग अलग कामों को करने के लिए। उसी प्रकार जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 4 प्रकार के है और चारों कनेक्टिव टिश्यू का काम नर्वस सिस्टम के अलग अलग फायदा देने के लिए, अलग अलग कार्य को करने के लिए जिम्मेदारी दिया हुआ है। ठीक है, इनके बाद ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ऑलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। और सेल बॉडी के अंदर इसलिए पाया जाता है ताकि जितना भी ऑर्गेनल्स है उनको प्रॉपर रॉ मटेरियल बनाने के लिए उकसाया जा सके, जिससे नर्व के लिए जो जो फैक्टर्स है वो सही मात्रा में बने। अगर एक न्यूरॉन को अगर रिपेयरिंग करना है तो उनके प्रोटीन चाहिए, हार्मोन बनाना है तो उनके लिए प्रोटीन और फैट्स का चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाएगा। तो ये सब काम ऑलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा ऑर्गेनल्स को उकसाने के लिए किया जाता है, जिससे नर्व का रिपेयरिंग किया जाए, उनके कार्यों को मेंटेन किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से 4 कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके बाद देखिए थे न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, अभी आपको बताया था। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? नर्व सेल के अंदर या न्यूरॉन के अंदर पाए जाने वाले या नर्वस सिस्टम में सर्कुलेट होने वाले जो केमिकल है, जो मैसेंजर का काम करता है, जो किसी भी अन्य पदार्थों को उकसाने का काम करता है या किसी भी सेल को उकसाने का काम करता है, उन सभी केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे डोपा, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गाबा, एसिटिलकोलाइन, ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर जैसा काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। इसके बाद साइनेप्स, क्या बताया था? साइनेप्स। ठीक है, मान लीजिए एक नर्व है, ये क्या है? ये डेंड्रॉन है, ये सेल बॉडी एक्सॉन है, और ये आपस में जाकर के 2 भागों में बढ़ गया, राइट और लेफ्ट साइड में 2 ब्रांचों में बढ़ गया। तो आपको क्या बताया था? जैसे न्यूरॉन 2 भागों में बढ़ता है, मान लीजिए ठीक। अब ये क्या है? न्यूरॉन है, समझने के लिए। अब ये क्या है? ये स्टार के आकार के दिख रहा है, तो ये सेल बॉडी है। ठीक है, और ये क्या है? ये ब्रांचेस है, एक बराबर दिख रहे हैं। ये सब क्या है? एक समान दिखने वाला ब्रांचेस है, जिसे क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन बोलते हैं। और यही डेंड्रॉन आगे जाकर के और विभिन्न अलग अलग ब्रांचों में बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है? डेंड्राइट्स क्या होता है? ये जो डेंड्राइट्स है वो दूसरे नर्व के ये टर्मिनल बटन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कि ये डेंड्राइट्स है, ये एक डेंड्राइट, ये दूसरा नर्व। ठीक है, ऐसे इनके साथ कोई और डेंड्राइट्स में जुड़ा होगा। ठीक है, तो एक नर्व का डेंड्राइट दूसरे नर्व के टर्मिनल बटन से संपर्क होता है, कम्युनिकेट होता है, और जहाँ पर डेंड्राइट्स और सब टर्मिनल बटन आपस में जुड़ते हैं, उस कम्युनिकेशन वाले जुड़ने वाली जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और साइनेप्स का मतलब ये होता है इंपल्स का ट्रांसमिशन होने वाला जगह, इंपल्स पास होने वाली जगह को ही क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जैसे कि आपको बताया था, उदाहरण देने के लिए, आपको कुएं से पानी निकालना है। मान ले गर्मी के दिन है, रस्सी से आप कुएं से पानी निकाल, मगर रस्सी छोटा पड़ गया, तो रस्सी को बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरा रस्सी बांधेंगे। ठीक है, दूसरा रस्सी भी छोटा पड़ गया तो तीसरा बांधेंगे, तीसरा छोटा पड़ गया तो चौथा। तो जहां जहां पर गांठ बांधे है वो क्या है? जंक्शन है, कम्युनिकेशन है, जोड़ है।
ठीक है। तो वैसे ही अगर ब्रेन से अगर ये उंगलियों को हिलाना है तो ब्रेन से सीधा एक नर्व तो नहीं गया होगा। तो इसमें क्या होता है, एक नर्व दूसरे से जुड़ा है, दूसरे तीसरे से जुड़ा है, तीसरे चौथे से जुड़ा है। तो इस प्रकार एक नर्व का इंपल्स दूसरे में, दूसरे से इंपल्स तीसरे में, तीसरे से इंपल्स चौथे में, इस प्रकार ट्रांसमिट होते पास होते हुए जाते हैं और लास्ट में हमारा जितने भी शरीर के अंग वो काम करते हैं। तो जहां जहां पर एक नर्व दूसरे नर्व के साथ जुड़ते हैं, जॉइंट बनाते हैं, उसी जॉइंट वाले जो बीच के स्पेस उसी को साइनेप्स बोलते हैं। और साइनेप्स में क्या होता है, एक नर्व का करंट है दूसरे नर्व में करंट पहुंचता है, जैसे बिजली का तार। अब एक रूम में आपने इलेक्ट्रिसिटी किया है, दूसरे में आप क्या करना है, वहां पर पावर नहीं है तो क्या करोगे, वहां के लिए वायरिंग करोगे। अब वायरिंग के लिए सीधा एक ही तार थोड़ी ना जाएगा, कहीं ना कहीं से कनेक्ट करना ही पड़ेगा काट के। जहाँ पर कटिंग करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइनेप्स हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से बटन करोगे तो बाजू वाले रूम का जलेगा, यहाँ से बटन चालू करोगे तीसरे रूम का जलेगा। ठीक है। तो स्विच बोर्ड कहाँ है, ब्रेन में है। ठीक है। मगर इस साइनेप्सिंग प्रोसेस की वजह से पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के हर एक सेल टिश्यू तक नर्व का कनेक्शन पहुंचता है, इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन पहुंचता है। और जैसे इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन पहुंचेगा तो ब्रेन जैसे जैसे बटन दबाएंगे वैसे वैसे उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा, इंपल्स पहुंचेगा, ऑर्डर पहुंचेगा, मैसेज पहुंचेगा। ठीक है। तब जाकर के अलग अलग अंग ब्रेन के ऑर्डर के अनुसार अपना काम करते हैं। ठीक। उसी प्रकार वायर जो होता है वो दोनों तरफ से पावर होता है। अगर दूसरे जगह कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो आगे जाकर के मीटर के बाद ट्रिप हो जाता है। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होता है? 100 सेंटीमीटर का। ठीक है। नर्व की साइज लगभग 100 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जो इतना ही बड़ा रहता है, इतना ही लंबा। हाँ 100 सेंटीमीटर। आप देखो 100 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना ही होता है। ठीक है। देख लीजिए स्केल पट्टी है आपके पास, एक स्केल पट्टी में कितना सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर। हाँ तो ऐसे 100 सेंटीमीटर 3 गुना स्केल पट्टी के। हाँ तो यहाँ से निकल कर यहाँ तक आएगा। देखो पेट तक तो आ ही जाता है, किडनी तक, पेट तक आ जाता है। ठीक है। मान ले ब्रेन से वेगस नर्व निकलता है तो वेगस नर्व एक सिंगल पीस में है, या क्रेनियल नर्व है। अब ये यहाँ से निकल करके सीधा गर्दन के एरिया को, चेस्ट के एरिया को क्रॉस करके कहाँ तक आ जाता है, पेट जाते हैं। तो यहाँ पेट से लेकर ब्रेन तक की लंबाई कितना होगा, लगभग 100 सेंटीमीटर तो होगा ही, नहीं होगा। अब ये उम्र के अनुसार होता है ना, 10-20 सेंटीमीटर कम ज्यादा हो सकता है। तो आप लोग ध्यान देना, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, नर्व में सर्कुलेट होने वाले केमिकल्स जो इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य कराने के लिए, उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्स उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर दो नर्व आपस में कम्युनिकेट होता है, जहाँ पर इंपल्सेस पास होते हैं, उस जगह को साइनेप्स कहते हैं। ठीक है। तीसरा नर्व। नर्व कितने प्रकार के होते हैं, एक नर्व सेल होगा। नर्व सेल मतलब ये नर्व सेल है जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन की नर्व सेल कहते हैं। ठीक है। अब एक नर्व से दूसरे जुड़ा, दूसरे से फिर आपस में तीसरा जुड़ा, तीसरे से चौथा जुड़ा, तो ये इस तरह से एक लंबी चैन बन जाते हैं, लंबी श्रृंखला बन जाते हैं, जिसे नर्व फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक है। मगर इसी प्रकार से नर्व जो फाइबर होते हैं, नर्व जो होते हैं, इसी को नर्व फाइबर बोलो या नर्व बोलो। ठीक है। ये एक पार्ट को नर्व सेल बोलेंगे, एक न्यूरॉन को नर्व सेल। ठीक है। मगर बहुत सारे नर्व का जो आपस में इकट्ठा बनने से जो टिश्यू बनेगा उनको नर्व टिश्यू। ठीक है। और ये जो नर्व होता है इस प्रकार से लंबी श्रृंखला बनते हैं, ये इसको नर्व फाइबर नर्व बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नर्व, 3 प्रकार के। नर्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन सा, पहला मोटर नर्व। आप लोगों को मालूम मोटर का मतलब क्या होता है, चलाने वाला, आज्ञा देने वाला, कमांड देने वाला, ऑर्डर देने वाला। कहाँ से पास होता है, मैसेज देने वाला। एक ही मतलब बॉडी में कितने मोटर नर्व हो सकता है, शरीर में बहुत सारे मोटर नर्व है। ठीक है। मगर किसी भी अंगों को चलाने वाले नर्व को मोटर नर्व कहते हैं। मोटर नर्व का मतलब है हमारे ब्रेन से निकलने वाले विभिन्न नर्व शरीर के विभिन्न अंगों को काम कराने के लिए भेजा जाता है, उस नर्व को मोटर नर्व कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, ये मेरा उंगलियां है, उंगली कौन हिला रहे हैं, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है, तब ये मोटर नर्व के द्वारा यहाँ पर इंपल्स आ रहा है, तब जाकर के मेरा उंगली हिल रहा है। मेरा जिप मूवमेंट हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन करा रहा है, मोटर नर्व। ठीक है। यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य कराने के लिए
जो नर्व ब्रेन से निकल करके बॉडी के विभिन्न अंगों को कार्य कराया जाता है, कार्य कराने वाले उस नर्व को मोटर नर्व कहते हैं। सर मोटर में तो पूरा सब अंग में ही होगा? हाँ जी, पूरे शरीर में। अब ये ऐसा नहीं है कि मोटर नर्व एक ही पीस में हो। मैंने आपको क्या बताया, नर्व का श्रृंखला है। फाइबर होगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स है जो ब्रेन से निकल के शरीर के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचे हैं। कुछ नर्व डायरेक्ट ब्रेन से निकल कर पेट तक गए हैं, कुछ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके कमर, पेट, पैर की तरफ गया है। अब पैर के एरिया में जाएगा तो ये नर्व सीधा ब्रेन से थोड़ी नहीं निकला है, ब्रेन से ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से फिर ऑर्डर पैर के तरफ आया। ठीक है, इस प्रकार पूरे शरीर कवर होता है और ब्रेन से निकल के शरीर के विभिन्न अंगों को काम कराने वाले नर्व है, उस नर्व को मोटर नर्व। ठीक है, जस्ट उनके अपोजिट शरीर के विभिन्न अंगों के सेंस यानी अनुभूति, ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया ने टेस्ट, आंखों से देखा हुआ चीज, नाक से लिया हुआ सुगंध, कान से सुना हुआ आवाज, महसूस किया हुआ। ठीक है, और स्पर्श, त्वचा के द्वारा स्पर्श की हुआ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, चाहे चुभन हो चाहे दर्द हो, ये सब क्या है, सेंस है, चाहे टेम्परेचर हो। इन सभी इंद्रियां जो है, इन सभी ज्ञान इंद्रिया है, वो शरीर से कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि आपने क्या टच किए, ठंडी है कि गर्म है, कि पिन चुभ होया, कि लोहा से जलाया, कि क्या किया, आपने क्या टेस्ट किया, मीठा है कि कड़वा है कि खट्टी है कि जल कसैला है, आपने क्या सुना। ये जितना भी हम धारण करने वाला, जो बाहरी एटमॉस्फेयर से धारण करने वाला जो चीजें है, जो अनुभूति है, जो एहसास है, जो फीलिंग है, जो सेंस है, शरीर के विभिन्न भागों से ब्रेन में जाता है और ब्रेन इसे पढ़ता है कि मैंने क्या रिसीव किया है। इन जो सेंस को लाने वाले नर्व को सेंसरी नर्व कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न अंगों के मैसेज को ब्रेन में पहुंचाने वाले नर्व को सेंसरी नर्व कहते हैं। सेंस को ले जा रहे हैं, नाम से पता है, सेंस को ले जाने वाले सेंसरी। और मोटर का मतलब ऑर्डर, चला रहे, शरीर को चलाने वाला। मोटर का मतलब क्या, चला रहे हैं। ठीक है ना, तो ब्रेन के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को चलाने वाले जो नर्व है, उन नर्व को मोटर नर्व। ठीक है, ये दोनों नर्व याद रखना। शरीर के विभिन्न अंगों से ब्रेन में ले जाने वाले नर्व सेंसरी, और ब्रेन से विभिन्न अंगों से शरीर में ले जाने वाला मोटर नर्व। ठीक है, अब जो एक ही नर्व के द्वारा मोटर और सेंसरी दोनों का काम होता है, उनको मिक्स नर्व कहते हैं। तो नर्व कितने प्रकार के हो गए, पहला मोटर नर्व, दूसरा सेंसरी नर्व और तीसरा मिक्स नर्व। इस प्रकार से 3 प्रकार के नर्व हमारे शरीर में पाया जाता है, जिनके द्वारा पूरे शरीर का काम नियमित रूप से, रेगुलेट रूप से, ठीक है, आपस में तालमेल बैठाते हुए कंट्रोल रूप में, संतुलित मात्रा में शरीर के हर एक काम करते हैं। ऐसे कार्य कराने वाले तंत्र को ही नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये नर्वस सिस्टम मोटर नर्व, सेंसरी नर्व और मिक्स नर्व के माध्यम से कराया जाता है। मिक्स नर्व का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वेगस नर्व। क्या है वेगस नर्व? वेगस नर्व क्या करता है, ब्रेन से पेट के विभिन्न अंगों को, विसर्जी कॉलम को, छोटे सभी ऑर्गन्स को उकसाने का काम करता है। गॉल ब्लैडर को उकसाता है बाइल रिलीज करने के लिए, लीवर को उकसाता है केमिकल बनाने के लिए, है ना, इंटेस्टाइन को उकसाता है सिकुड़ने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार जो पेट में अगर दर्द है तो ये इम्पल्स से, ये दर्द कहाँ से जाएगा, वेगस नर्व के द्वारा ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन से पेट को ऑर्डर देता है कि अपना प्रॉपर वर्किंग करे सभी ऑर्गन। पेंक्रियास अपना डाइजेस्टिव जूस बनाएगा, है ना। क्या 5 नंबर का ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, इनका 3 अलग अलग ब्रांच है। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 अलग अलग काम करने वाले जो नर्व है वो ट्राइजेमिनल नर्व कहलाते हैं, जिनका संबंध हमारे मुंह से है, गले से है और फेरिंक्स से है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जिप को मूवमेंट कराने के लिए काम करेगा, दांत को मूवमेंट कराने के लिए काम करेगा, फेरिंक्स को उकसाने के काम करेगा, आंखों के लिए काम करता है। ठीक है, ये ब्रेन से काम करा लिए, फेरिंक्स को, मुंह को और अपने इसको आंखों को। अब इनके द्वारा जो सेंस होगा, जो अनुभूति होगी, जो एहसास होगा, वो ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा ब्रेन में जाता है।
ठीक है। तो एक नर्व में दोनों काम हो जाता है, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। ठीक, ऐसे 7 नंबर का फेशियल नर्व, 7 नंबर के नर्व को क्या बोलते हैं? फेशियल। फेशियल का मतलब फेस से संबंधित, चेहरे से संबंधित। आप ब्रेन से जो मोटर नर्व निकलेगा, मोटर ऑर्डर लेके आएगा। मोटर नर्व क्या लेके आएगा? मोटर ऑर्डर लेके आएगा और चेहरे को हाव भाव, एक्सप्रेशन, हंसना, गुस्सा करना, क्रोध करना, टेढ़ा मेढ़ा, जो एक्टिविटी जो चेहरे का बनता है, वो जो एक्सप्रेशन है वो किनके माध्यम से होता है? फेशियल नर्व, 7 नंबर का क्रेनियल नर्व के द्वारा, फेशियल नर्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इनके बाद आप एक थप्पड़ लगाओगे तो ये दर्द है, जो चुभन है, जो गर्म है, जो ठंडा है, वो भी फेशियल नर्व के द्वारा ब्रेन में ही जाएगा। तो एक ही नर्व में दोनों काम हो गया। एक तो चेहरे को काम करा दिए, जैसे भी आपको हाव भाव चाहिए मूवमेंट करने के लिए, और उंगली गाल को छुओगे, अब नरम से प्यार छुओगे, इधर टच करोगे, तो ये जो टच है, जो इम्पल्सेस है, वो कहाँ जाएगा? 7 नंबर, वही क्रेनियल नर्व के द्वारा रिवर्स ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, कर लो अपने आप में महसूस। ठीक है, आप इनके दाढ़ी को खींच कर देखो, जो दर्द होगा कहाँ जाएगा? फेशियल नर्व के द्वारा सीधा ब्रेन में जाएगा। और पढ़ लेगा कि इनके बाल को खींच रहे हैं, जिससे दर्द हो रहा है, उस वैसे ही तुरंत ही फेशियल नर्व ऑर्डर देगा खींचने के लिए। जैसे ही एहसास होगा, ब्रेन पढ़ेगा, तुरंत ही ऑर्डर दे देगा, हटा। आप जाते जाते जा रहे हो, नंगे पैर हो, पैर में एकदम कांटा चुभा, कांटा जैसे चुभा, ये सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन में तो गया तुरंत ही, और 100वें सेकंड के हिस्से में ये पैर को ऑर्डर देगा, पैर हटा ले बेटा, कांटा चुभ गया। कितना फास्ट काम, पहले सेल्स पहुंचेगा और वैसे ही मोटर ऑर्डर आ जाता है। आप बढ़िया रोटी बना रहे हो, भेलमती रोटी बनाती अच्छी गोल गोल, ठीक है, और रोटी बनाते बनाते बेचारी का हाथ जला, और जैसे ही जलता है ना, तो वैसे ही ये सेंस ब्रेन में चला जाता है, दर्द का, जलन का, और ब्रेन पढ़ लेता है कि उनका हाथ जल गया, उठा, फिर तुरंत हट जाता है। ठीक है, फिर बाद में है दैया चालू, उनका हाव भाव जैसे भी है। तो यहाँ पर 3 एक्शन हो गया। पहले हाथ जला, ये सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन में गया, और जैसे ही ब्रेन को पता चलता है कि तवे से हाथ जल गया है, हाथ जल रहा है, तो ऐसे ही ब्रेन ऑर्डर देता है, मोटर नर्व के द्वारा ऑर्डर भेजता है उंगली की तरफ, हाथ हटाने के लिए, हाथ हट जाता है। और फिर बाद में ये जो दर्द है, जलन है, बहुत देर तक जो रहता है, वो हाथ को हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे फिर मुंह से फूकते हैं। तो एक साथ कितने सारे मोटर नर्व काम करेगा, इधर मुंह काम कर रहे हैं, इधर हाथ काम कर रहे हैं, हिला रहे हैं, फिर शरीर भी हिला रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, 4 लोगों को गाली दे रहे हैं, एक चिंता नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, दुनिया भर का अपना भड़ास निकालना चालू कर देते हैं। तो ये जो भड़ास, गुस्सा, टेंशन जो है, मोटर नर्व कराते हैं सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। जो भी इम्पल्सेस जो शरीर में जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है? सेरिब्रम से जा रहा है। और जो भी शरीर से सेंसरी नर्व के द्वारा इम्पल्स ब्रेन में आ रहा है, वो भी सेरिब्रम में जाता है लास्ट। ठीक है, किसके माध्यम से? सेरिब्रम। यहीं पर है ना, ये मोटर एरिया, ये सेंसरी एरिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ तक आ गया जनरल नॉलेज। इनके बाद है, अब आगे घुसते हैं ब्रेन के अंदर। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बुक बंद कर लोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बुक देख करके तो कोई भी बता देगा, KG1 के बच्चे बता देंगे पढ़ के कि हाँ ये 3 प्रकार के है। आपको नहीं पढ़ रहा हूँ, जो जो देख रहे हैं सभी के लिए लागू है। हाँ ठीक है, तो KG1 मेरे आगे बता देंगे, पापा देखो नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक। उनको एक बार बताने बस की जरूरत है। हाँ, तो नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है वे नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर के बीचों बीच स्थित है। बीचों बीच कौन कौन सा स्थित है? एक तो ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे सेंट्रल में है, सेंटर में है, इसलिए उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और यही से ही संपूर्ण नर्व का संचालन किया जाता है शरीर को काम कराने के लिए, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 2 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 2 भाग। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड।
सेंट्रल नर्व को कितने भागों में बांटा है? दोनों सेंट्रल में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो भाग में हो गया, इनके अंतर्गत दो भाग आते हैं, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, इसी प्रकार जो ब्रेन होता है उनके भी 3 भाग है। ब्रेन के कितने भाग है? 3 भाग होते हैं। पहला है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का मतलब अग्र भाग, आगे वाला भाग। दूसरा मिड ब्रेन यानी कि मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग। और तीसरा है हिंड ब्रेन, जो पीछे वाला भाग, पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन मान लें अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। अग्र का मतलब आगे, मध्य का मतलब बीच में और पश्चिम मतलब पीछे मस्तिष्क। ठीक है, इसी प्रकार पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया है। पेरिफेरल का मतलब होता है दूर तक जाने वाले, दूर में काम करने वाले, दूर काम करने वाले, वो क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। अपने एरिया को छोड़ करके, जहां से उत्पत्ति होता है उस जगह काम न करके शरीर के विभिन्न अंगों में दूर तक जाता है और वहां काम करता है, उसको दूरस्थ तंत्रिका तंत्र कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो अपने जगह से निकल के अपने जगह में तो काम नहीं करता, मगर वो कहीं दूर के अंगों में जा करके कार्य को संचालित करते हैं और वहां से इंपल्स को रिसीव करते हैं। उन नर्व को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पहला है क्रेनियल नर्व, दूसरा है स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व का मतलब क्रेनियल यानी खोपड़ी, ब्रेन से संबंधित, क्रेनियल यानी ब्रेन से संबंधित। वे नर्व जो ब्रेन से निकलते हैं, जो नर्व ब्रेन से निकल के शरीर के डिस्टेंस वाले भाग में, डिफरेंट पार्ट में जाकर के काम करते हैं, उन नर्व को क्रेनियल नर्व कहते हैं। और ये कितने हैं? 12 भाग। 12 ब्रेन के राइट साइड से निकलते हैं और 12 ब्रेन के लेफ्ट साइड से निकलते हैं। ब्रेन के राइट साइड निकलने वाले जो नर्व है वो अलग और लेफ्ट साइड निकलने वाला वो अलग, ऐसे करके दोनों 12-12 मिलकर के 24 हो जाते हैं। तो 24 डायरेक्ट ना बोल करके 12 जोड़ी बोलते हैं, राइट और लेफ्ट करके। ठीक है, तो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलते हैं और ब्रेन से निकल करके वो शरीर के दूर वाले भाग में जाता है और वो अपना काम करता है, इसलिए उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल नर्व है दूसरा प्रकार। स्पाइनल नर्व का मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले, स्पाइनल एक नर्व जो ब्रेन से निकल गया। दूसरे प्रकार के जो नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, राइट, स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड से और स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड, यानी कि राइट साइड के अंगों में मैसेज लाने ले जाने वाले नर्व और लेफ्ट साइड के अंगों से मैसेज लाने ले जाने वाले नर्व। ऐसे कितने होते हैं? 31 नर्व राइट साइड के अंगों से और 31 नर्व लेफ्ट साइड के अंगों से। तो इस प्रकार 31 और 31 कितने हो जाते हैं? 31 जोड़ी, 31 पेयर। तो स्पाइनल नर्व कितने हैं? 31 पेयर स्पाइनल नर्व निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल नर्व के द्वारा शरीर के जितना भी अंग है, कमर, पीठ, छाती, पैर, हाथ, इन सभी अंगों में इंपल्स लाने ले जाने का काम स्पाइनल नर्व के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ब्रेन से लेकर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक नर्व का एक जाल बिछा रहता है, जो मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं, संचालित करते हैं, नियमित रूप से चलाते हैं, अंगों को रेगुलेट करते हैं, आपस में तालमेल बैठाते हैं। ठीक, तीसरा प्रकार के जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? वे नर्व जो हमारे शरीर में अपने आप कार्यों को देखता है, जिनका कंट्रोल हम नहीं करते, स्वेच्छा से वो करते रहते हैं, हमारा इच्छा नहीं है। जैसे हार्ट, आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? है कोई गुंजाइश? नहीं ना। वो 24 घंटे वो उनका एक ही ड्यूटी है, बेचारे का एक ही काम है, ब्लड का पंपिंग। किडनी हम चला सकते हैं क्या अपनी इच्छा के अनुसार? नहीं ना। वो क्या करता है, किडनी बेचारा पूरे ब्लड की टॉक्सिन को पेशाब के रूप में बाहर निकाल रहा है। शरीर की आंतरिक जैविक क्रिया, आप खाना खाते हो, पचा रहे हो, आप पचा रहे हो क्या अपनी इच्छा अनुसार से? नहीं ना। कौन से ग्लैंड कब कितना केमिकल बना रहे हैं, कब किनको पचा रहे हैं, कितने मात्रा में पचा रहे हैं, कब
मोशन के लिए पासेस आ जाएगा, कब पेशाब के लिए पासेस आ जाएगा। वो शरीर के अंदर चलने वाले अपना निहित क्रिया है, निश्चित क्रिया है, नियमित रूप से चलने वाले क्रिया है, रेगुलर रूप से चलने वाले क्रिया है। ये सभी अंग आपस में तालमेल बैठा करके करने वाले क्रिया है ना। तो इन सभी क्रिया जो अपने आप शरीर के अंदर चल रहे हैं, जिनका कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे नर्वस सिस्टम को ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको बताया गया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में फाइट या फ्लाइट के लिए मजबूर करता है, या तो लड़ो या तो भागो। आपको उदाहरण बताया गया था, आप जा रहे हो, जाते जाते आपके पैर के नीचे एकदम सांप आकर खड़ा हो गया। उस टाइम आप जैसे सांप को देखोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगा? बताइए ज्योति जी, क्या प्रतिक्रिया होगा? आप जा रहे हो, बढ़िया हंसते मटकते घूमते फिरते, अचानक बाजू से दौड़ते हुए आपके पैर के सामने सांप खड़े हो गया और अचानक आपने देखे तो क्या होगा? तुरंत ही आप चौंकेंगे और तुरंत पैर पीछे करेंगे और भागेंगे, या तो तुरंत ही पैर उठाएंगे और लात मार के भागोगे, या तो मारोगे या तो भागोगे, फाइट या तो लड़ोगे या तो भागोगे। ठीक है, और ये कितने घंटे का प्रोसेस है? कितने घंटे का रहता? 1 सेकंड के 100वें हिस्से का काम है, आधा सेकंड का काम। और इस आधा सेकंड में आपके शरीर के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? आपके शरीर को एनर्जी के लिए जितना भी फैक्टर की जरूरत पड़ा, वो सभी फैक्टर इकट्ठा हो गया हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ताकत देने के लिए, लड़ने और भागने के लिए। कितना शरीर कड़क हो गया, पेशाब बंद हो गया, लार बनना बंद हो गया, आंसू निकलना बंद हो गया, पुपिल डायलेट हो गया पूरा स्पष्ट देखने के लिए, डाइजेशन रुक गया। उस टाइम आपके शरीर को जो फैक्टर की आपके शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, पानी भी सब चाहिए, तभी जाकर के बीपी बढ़ेगा ना। और बीपी बढ़ेगा तभी आपके शरीर में जोश आएगा। लो बीपी वाले के शरीर में जोश आता है क्या? बीपी किसको आता है? जोश किसको आता है? हाई बीपी वाले। उस टाइम आपके शरीर में जब बीपी बढ़ना है, शरीर को एकदम ताकत लाना है, कड़क करना है, तो उस फैक्टर को लाने के लिए जो फैक्टर आपके शरीर के अंदर जो निहित है, वो एक साथ काम करेगा 1 सेकंड के 100वें हिस्से में, तब जाकर के आप या तो लड़ोगे या तो भागोगे। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत होता है। और जब ये कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे शरीर एकदम नॉर्मल हो जाता है पहले जैसा। अब जैसे लटकते मटकते दौड़ते नाचते जा रही थी, वही एक्टिविटी की अवस्था में सभी अंग क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल करने वाला जो प्रोसेस है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? फाइट एंड फ्लाइट के लिए शरीर को मजबूत करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस क्या करेगा? उन सभी फंक्शन को जो फाइट एंड फ्लाइट के दौरान जो आपके शरीर में एक्टिविटी था, उन सारी एक्टिविटी को नॉर्मल करने का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम। उदाहरण बहुत सारे हैं। आप जा रहे हो, बढ़िया अकेले हो जंगल में, आपका डेली आने जाने का काम है, आप निडर हो, मुझे मालूम है, तो आप भूत प्रेत से नहीं डरते हो। मगर अचानक आप ऐसे आप अपने अनजान जगह में चले गए, लाइट बंद है, एकदम घना अंधेरा है, थोड़ा चांद की रोशनी तो है, आपको यहाँ 100 मीटर की दूर की चीज दिख रहे हैं। अब जाते जाते बढ़िया जा रहे हो जंगल में, बढ़िया गुनगुनाते, और अचानक ही इधर से टाइगर आया, आपके बाजू से टाइगर आया, आपके सामने खड़े हो गए। फिर क्या होगा? टाइगर आ गया, अब क्या करोगे? डर के कांपते रहोगे, करते रहोगे? नहीं ना, आपको तो कुछ उपाय सोचेगा ना, वो उपाय आप नहीं करोगे, ये आपका नर्वस सिस्टम कर देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही टाइगर आएगा ना, आपका शरीर तुरंत ही भौचक हो जाएगा, तुरंत ही बीपी बढ़ जाएगा, शरीर के बहुत सारे ऑर्गन एक साथ एक्टिव हो जाएगा शरीर को ताकत देने के लिए, सोचने विचारने के लिए। जैसे देखोगे आप तुरंत भागना चालू करोगे, बचने के उपाय करोगे, या तो तुरंत भिड़ना चालू कर दोगे, लड़ना। जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, यही करोगे ना। चलो ये तो छोड़िए, ये है ना सब यंगस्टर,
बहुत 120, 150, 200 के रेंज में किलोमीटर प्रति वो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, आजकल 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, बड़ा कंपटीशन है गाड़ी चलाने में। बढ़िया अभी एक्सप्रेस वे बना हुआ था और एक जगह अचानक रुक गया है काम, 10 फीट का काम, और वो एकदम गड्ढा है। यहाँ से अपने रेलवे स्टेशन से बढ़िया चालू किया, 4 दोस्त एकदम एक साथ जा रहे हाई स्पीड के साथ 100 की स्पीड से, अचानक कि 10 फीट का गड्ढा सामने आया आपके जस्ट 2 फीट नीचे, फिर क्या हुआ होगा आपके शरीर में? चलो ब्रेक लग गया, गाड़ी रुक गया, क्या हुआ होगा उस टाइम? 10 फीट गहरा देख करके धड़कनें बढ़ गई होंगी। खड़े हुए होंगे। पूरा आपके शरीर में जो एक्टिविटी चाहिए वो पूरे एक ठीक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इस प्रकार 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है पहला ब्रेन। ब्रेन का मुख्य काम, ब्रेन कितने पार्ट में बटा है? 3 भाग में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अब इन तीनों ब्रेन के अंतर्गत जो जो ऑर्गन भाग लेता है, उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा समझना है। ठीक है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब हमारे मस्तिष्क के आगे वाले भाग। इन फोर ब्रेन के अंतर्गत आगे वाले भाग में मुख्यतः कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस और चौथा बेसल गैंग्लिया। ये 4 अंग फोर ब्रेन के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं 4 अंग अलग अलग अपना काम शरीर के लिए करते हैं। पहला है सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है। मैं इस प्रकार से बैठूंगा, अगर खोपड़ी को इस तरह से काटोगे तो ऐसा आकार दिखेगा। ठीक है, तो सेरिब्रम दिखने में अखरोट के जैसा उबड़ खाबड़ दिखाई देता है। सरफेस एक बार चिकना दिखेगा, फिर अंदर गड्ढा आएगा, फिर सरफेस चिकना, अंदर है ना, उभार गड्ढा, उभार सरफेस गड्ढा, सरफेस गड्ढा, इस तरह से अखरोट के जैसा शेप में होता है। जो सेरिब्रम का जो सरफेस होता है उनको बोलते हैं गायरी, और जो गड्ढा वाले पार्ट होता है जैसे ये दिख रहा है ना, हाँ, तो ये गड्ढे वाले पार्ट को बोलते हैं सल्की। ठीक है, और ये गायरी और सल्की इसलिए बनता है ताकि ब्रेन में बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे अंग है, उनको पार्टीशन करने के लिए काम के आधार पर बहुत सारे एरिया है। हर एरिया का अपना अपना बॉस होता है काम करने के लिए। तो किनको कौन से काम करना है, उस कार्य को पूरा करने के लिए सब ब्रेन में पहले से ही हार्ड डिस्क मौजूद है। हार्ड डिस्क में कौन कौन सा मेमोरी कार्ड फिक्स करना है, ये सब मेमोरी कार्ड है हार्ड डिस्क। ठीक है, इसलिए उबड़ खाबड़ रहते हैं। बीच में एक खांचा है। सेरिब्रम को 2 भागों में बांटा गया है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के द्वारा, राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम। दोनों सेरिब्रम इक्वल है, दोनों में बराबर फंक्शंस है। और जो लेफ्ट साइड में स्पीच एरिया है, राइट साइड में स्पीच एरिया नहीं है, बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेरिब्रम बाहर है। सेरिब्रम के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों को काम कराने के लिए मोटर नर्व निकलता है, मोटर ऑर्डर पे रिलीज होता है। शरीर के हर अंगों को काम कराने के लिए जो सेरिब्रम है, इनके 2 भाग है। सेरिब्रम के भी 2 भाग है, एक बाहर वाला भाग और दूसरा अंदर वाला भाग। सेरिब्रम के जो बाहर वाला भाग होता है वह ग्रे मैटर का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रे मैटर का। और अंदर वाला भाग जो बना होता है व्हाइट मैटर का बना होता है। यानी कि ग्रे मैटर का मतलब क्या होता है? सेल बॉडी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, जो ज्यादातर जो टिश्यू है वह सेल बॉडी का बना हुआ है, इसलिए बाहर का जो शेप है वो हल्का ग्रे कलर के दिखाई देता है। और अंदर का जो भाग है सेरिब्रम का वो एक्सॉन और डेंड्रॉन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वो थोड़ा खोखला और साथ में व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है। सेरिब्रम के खोखले वाले भाग में ही बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आदि सब फिक्स है। ठीक, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम से ही शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य कराने के लिए मोटर नर्व निकलता है। और शरीर के विभिन्न प्रकार के जो सेंस है वो सेंसरी नर्व के द्वारा जो इम्पल्सेस है वो
सेरिब्रम में ही आता है। सेरिब्रम के द्वारा ही मोटर ऑर्डर और सेरिब्रम के द्वारा ही सेंसरी नर्व का रिसीव किया जाता है। ये दोनों फंक्शन सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। साथ ही सेरिब्रम का जो मुख्य काम होते हैं वो होते हैं, वो नॉलेज का सेंटर है। क्या? नॉलेज, बुद्धिमत्ता, चतुराई, दिमागी काम करते हो ना आप, ये सब किनके द्वारा संपन्न कराया जाता है? सेरिब्रम के द्वारा। नॉलेज का सेंटर बोला गया है। आप में जितना भावुकता है, जितना क्रोध, दया, माया, प्रेम, घृणा, नफरत, अपनापन, सोचने के समझने, चतुराई, चाटुबाजी, ये सब एक्टिविटी है ना आपके एक हाव भाव, आपके स्वभाव को निकालने के लिए, आपके स्वभाव को प्रकट करता है। कौन करता है? सेरिब्रम। ठीक है। इनके अलावा ये क्या करता है? बस यही 3 काम समझना। मोटर ऑर्डर, सेंसरी ऑर्डर, नॉलेज का सेंटर है। बस यही मुख्य काम सेरिब्रम का होता है। ठीक है। दूसरा है, सेरिब्रम में काम के आधार पर 11 एरिया बांटा गया है। सेरिब्रम को कार्य के आधार पर कितने एरिया में बांटा गया है? 11 एरिया में, जैसे कि कल बताया गया था, परसों बताया गया था। ये 11 एरिया का अपना अपना महत्व है। ये 11 एरिया में पहला जो एरिया आता है, जिसका नाम है फ्रंटल एरिया। फ्रंटल एरिया कहाँ होते हैं? माथे के सामने के माथा है, उसके पीछे जो ब्रेन है, सेरिब्रम, उस एरिया में फ्रंटल एरिया है। फ्रंटल एरिया का मुख्य काम होता है, आपको बताया अभी, ज्यादा आपके स्वभाव को निकालने के लिए। बुद्धिमत्ता, स्वभाव, प्रेम, क्रोध, घृणा, नफरत, सब यहाँ से लगता है। एक ज्योतिषी आता है, आपके माथे देखकर बता देता है, भैया आपका ऐसा ऐसा स्वभाव है। ये माथे में लिखा होता है, बोलते हैं ना। शायद वो लोग स्टडी किए होगी, बता देते हैं आपका एक्टिविटी, माथे का चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, ये कैसा है। उसके आधार पर यह झलकता है कि आपका स्वभाव कैसा है। तो फ्रंटल एरिया हमारे स्वभाव को बताता है कि आप कितने ईमानदार हो, कितना क्रोधी हो, कितना घृणा करने वाले, नफरत करने वाले हो, कितना सोचने समझने वाले हो, कितने ईमानदार हो, कितने बुद्धिमान हो। ये सब हाव भाव को निकालने के फ्रंटल एरिया जिम्मेदार होता है। पानी मार चलिए, दूसरा है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया जो होता है हमारे फ्रंटल एरिया के ऊपरी भाग में, ठीक है, थोड़ा टेम्पोरल एरिया में फिक्स होते हैं। कौन से एरिया में? टेम्पोरल एरिया में फिक्स होते हैं। और यह थोड़ा गहराई में होता है, माथा के पीछे के पीछे। ठीक है, ये माथा है उनकी, ये माथा है उनके पीछे ऊपरी भाग में, पीछे ऊपरी भाग में ये क्या होता है? प्री मोटर एरिया होता है। और प्री मोटर एरिया जो होते हैं हमारे जो मसल मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है, उनको बैलेंस करता है। कैसे? मान लीजिए आप जूता पहन रहे हो, जूता कैसे पहनते हो? जा रहे हो और एक पैर से जूता उठाए और एक पैर उठा करके जूता पहन रहे हो, ठीक है। अब जूता बांधते समय आप गांठ बांध रहे हो, गांठ कभी इधर उधर होता है, कभी पैर हिल रहा है। तो ये जो कंट्रोल है, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कौन कराता है? बैलेंसिंग का प्री मोटर एरिया का, बैलेंसिंग का मसल्स को। ठीक। तीसरा मोटर एरिया, हम नाम से ही पता चल रहा है मोटर एरिया का मतलब। मोटर क्या करता है? मोटर एरिया से क्या निकलेगा? ऑर्डर निकलेगा। किसके लिए ऑर्डर? शरीर के सभी अंगों को, हमारे कौन सा? मसल मूवमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है, काम कराने के लिए। कौन सा? ऐच्छिक। कौन सा मसल? ऐच्छिक मसल मूवमेंट, ठीक है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। उस मसल मूवमेंट को काम कराने के लिए मोटर एरिया से ही ऑर्डर पहुंचता है कि मुझे डांस करना है, मुझे बाजा बजाना है, मुझे दौड़ना है, मुझे कूदना है, मुझे एक्टिविटी करना है, मुझे किसी को मारना है, पीटना है। ये सब एक्टिविटी क्या है? उंगली मोड़ना है, मुंगली जकड़ना है, ताकत दिखाना है, जो भी एक्टिविटी है मसल, मेरे मसल को, जिस मसल को, जिस एक्टिविटी को मैं कर सकता हूँ, उन सभी एक्टिविटी को कौन करवाता है? मोटर एरिया के माध्यम से कराया जाता है। तब जाकर के मैं काम करता हूँ। आप ये बैठे हो, ये पोस्चर किसके वजह से है? आप ऐसे बैठे हो, ये ऐसे बैठे हैं, सब आपका अलग अलग स्टाइल है। तो ये जो बैलेंसिंग है, ये जो कंट्रोल है, ये जो कार्य है, ये सभी कार्य किसके माध्यम से है? मोटर एरिया के द्वारा कराया जाता है। ठीक है ना। इनका पोस्चर देखो, चलिए, भले सेंस काम न करे, मैं बोल रहा हूँ, कान में अंदर घुस नहीं रहा है, ब्रेन में नहीं जा रहा है, मोटर एरिया चल रहा है, सेंसरी एरिया थोड़ा डिस्टर्ब है। चलिए, इसके बाद मोटर के बाद है बीच में खांचा है, लंबा गहरा कुंड के जैसा, खाई के जैसे खाई है बीच में,
ठीक है ना, उस थाई को बोलते हैं सेंट्रल सर्कस। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सर्कस बोलते हैं। सर्कस है खांचा, गड्ढा, कैविटी, ठीक है। फिर आता है सेंसरी एरिया। अब सेंसरी एरिया क्या है? वे एरिया जो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के शरीर से आए हुए सेल्स को रिसीव करने का काम करता है। रिसीव करने के साथ साथ उनको स्टोर करने का काम करता है, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसा एक्टिविटी होता है तो उनको पहचाना जा सके कि ऐसा एक्टिविटी मुझे पहले भी हो चुका है। कई बार होता है पूरा पूर्व जन्म का याद रहता है ना, उन्होंने कभी गया नहीं उस जगह में, मगर वहां जाने के बाद उनको लगता है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। होता है ना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि शरीर सेंसरी एरिया है, वो वहां पर स्टोर है वो घटना जो पहले गुजर चुके हैं। सेंट्रल सर्कस में ना सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया स्टोर करके रखता है। वो हार्ड डिस्क है आपके। सेंसरी एरिया क्या है? हार्ड डिस्क। गुजरे हुए काम को स्टोर रखने का काम सेंसरी एरिया का है, और उस काम को कराने के लिए जिम्मेदार मोटर एरिया है। सर वो जो पिछले जन्म का याद रहता है वो सब में थोड़ी रहता होगा, हाँ? तो सभी में नहीं होगा वो। सभी में नहीं पिछले रहता। जन्म का नहीं। देखो इसमें कुछ ऐसे जीन्स होता है जो सिम्टम को आ जाते हैं, माँ बाप से आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। बचपन की यादें रहती है सर। बचपन में जो हुआ है, अपन कभी किसी के यहाँ पे कुछ खाए, कुछ खाए नहीं होता है, हुआ है ना, कहीं ऐसे घटना हुआ है ना वर्ल्ड में, सेम टू सेम प्रोसेस हुआ है। वो क्या हुआ, एक ही परिवार पैदा हो जाते हैं, परदादा के जीन्स दादा में आया, दादा से कोई जीन्स पापा में आ गया, पापा से फिर उनके बेटे में आ गया, वो फिर मेरे में आ गए। तो वो जो जीन्स है वो उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं कि वो जीन्स बता देता है कि ये घटना इतने साल पहले इनको हो चुका है। इसी के माध्यम से वो वहां जाकर देते हैं, तो सेम टू सेम प्रोसेस रहता है। चलिए नेक्स्ट है सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया का मतलब नाम से पता है, सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी का मतलब मैंने बोला, बोलना जो बोला वो शब्द एक बार निकल गया तो वापस आता है क्या? नहीं आता है। मगर ये तो याद रहता है ना कि मैंने क्या बोला, याद रहता है ना। अगर आपने 50 बार राम राम बोला और आपने 100 बार रहीम रहीम बोला, आपने रहीम बोला और ये एक बार निकल गया, मगर तो याद है ना कि आपने अभी रहीम बोला, अब इसको आप बार बार दोहरा रहे हो। ये तो होता है ना दोहराने की क्रिया। तो ये तो निकला हुआ शब्द जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आपने पहले क्या बोला था, 2 साल पहले क्या बोले थे, 4 साल पहले क्या बोले थे, आपने बोल तो दिया। ये बोलाने का काम तो मोटर ऑर्डर ने कर लिया, मोटर ने तो काम करा दिया, मगर ये जो बोले हुए जो शब्द है आपके सेंस में है, वो सेंस हो गया ना। आपने 10 साल पहले किसी को गाली दिए थे जिनका बदला वो आज मेरे को ले रहे हैं। 10 साल पहले किसी ने मुझे एक गिफ्ट दिया था जो मेरे लिए बहुत कीमती था, जिनके बदौलत मैं आज इतने बड़ा संपन्न हो गया। पता है ना। तो जो बोले हुए शब्द जो होते हैं ये सेंसरी स्पीच एरिया में स्टोर हो जाता है, जिनके वजह से आपको याद रहता है कि बचपन में आप कैसे थे, कब स्कूल गए, आपके मैडम ने आपने मैडम को क्या बोल दिए थे। हाँ? होता है ना सर हाँ। सेंसरी एरिया में सेंसरी स्पीच केवल बोला हुआ स्टोर रहेगा, हाँ केवल बोला हुआ और बाकी कोई चीज नहीं। और और सेंसरी एरिया में सभी 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 तो सेंसरी एरिया में सेंसरी स्पीच भी स्टोर रहता है। ये मेन है, मगर क्या सप्लीमेंट भी होता है ना, सप्लीमेंट्री। हाँ, हाँ। अगर एक हार्ड डिस्क भर जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, एसेसरी एक्सटेंड करते हैं। हाँ। हाँ? तो ये कई कई जगह एक्सटेंशन है जिनका हमारे जिंदगी में ज्यादा यूज करना है। ये इसमें कभी कभी क्या होता है, करप्ट हो जाते हैं ना हार्ड डिस्क, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऑटो डिलीट है। जो करप्ट हो जाते हैं तो दूसरा जो इसमें फाइल को हम लोग रखे हुए दूसरे में, तो वो ध्यान रहेगा ना। हाँ, तो ऐसी वो कुछ जगह कुछ चीज को हम लोग एक्स्ट्रा जो हमारी एकदम ज्यादा जरूरत है वो स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जिंदगी में काम आए। तो कभी कभी मान लिए ये करप्ट हो गया सेंसरी नर्व, आप रोटी सेक रहे हो और हाथ तवा पे है, जिनका सेंस का एहसास आपके ब्रेन में पहुंच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि सेंसरी नर्व तो पूरा खत्म हो गया है और इधर आपका हाथ पूरा जल गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है। दर्द का एहसास, जलन का एहसास किसको होगा? जिनका सेंसरी नर्व एक्टिव है, जिनका कनेक्शन ब्रेन के साथ जुड़ा है। सेंसरी नर्व पहुंचेगा, सेंसरी एरिया पहुंचेगा, तभी पता चलेगा कि आपको फीलिंग है, सेंस है। अगर ये सेंसरी एरिया अगर करप्ट हो गया, काम करना बंद हो गया पूरा यहाँ पर,
डिजनरेट हो गया तो क्या होगा, या एट्रोफी आ गया सेंसरी एरिया में तो क्या होगा, वो सेंस आपको समझ में नहीं आएगा। आप किसी आदमी को कितने भी मारो, पीटो, डंडा कूटो, गदा से मारो, लाभ तो दूसरा से मारो, उनको कोई दर्द होगा ही नहीं, आप मारते रहो, ठीक है। हाँ, तो ये जो सेंसरी ब्लॉकर का काम करने से ही दर्द नहीं होता। हॉस्पिटल में होता है ना, कितने दर्द, कई लोग डरते हैं इंजेक्शन लगाने से या ऑपरेशन कराने से। ऑपरेशन कराने से पहले क्या करते हैं, सेंसरी ब्लॉकर के काम पर सेंसरी नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि ये जो इम्पल्स शरीर में जो काट पीट ठोकर ठाकी चल रहा है वो ब्रेन में ना पहुंचे, जिसकी वजह से इनको दर्द नहीं होता, नींद आ जाता है। और कई लोग तो जागते रहते हैं, जागते हुए सब देखते हैं, घुटने का ऑपरेशन, पैर का ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन देखते हैं ना। क्यों देखते हैं, ये इसलिए देखते हैं, उनको होश है, सब चीज है, उनका मोटर नर्व काम कर रहा है, मगर सेंसरी नर्व को ब्लॉक कर दिया। सेंसरी नर्व को ब्लॉक इसलिए किया गया ताकि वो ब्रेन के सेंसरी एरिया में ना जाए, जिससे दर्द का एहसास नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेराइटल सर्कस। इनके बाद सेंसरी एरिया और पेराइटल एरिया के बीच में और खांचे, जिनका नाम है पेराइटल सर्कस। पेराइटल सर्कस का मतलब ये फ्रंटल एरिया, टेम्पोरल एरिया, ये पेराइटल एरिया। ये क्या है, पेराइटल एरिया। इसी एरिया में ही क्या होता है, पेराइटल एरिया होता है। और इसी पेराइटल एरिया को ही छोटा दिमाग बोलते हैं, जो क्रांतिवीर में नाना पाटेकर बोलते हैं, छोटा दिमाग के मारोगे तो मार जाएगा। वो ये एक्स्ट्रा नॉलेज को रिसीव करने, ये हमारे एक्स्ट्रा डिस्क है। अगर ये स्टोरेज फैक्ट्री अगर फुल हो गया है, करप्ट हो रहा है, ज्यादा काम नहीं कर रहा है, 1 गीगाबाइट उनका मेमोरी है, क्या है, हाँ 1 GB है। अगर 1 GB में आपने केवल 25% यूज किया और 75% करप्ट हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ आपका बहुत सारी मेमोरी खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये पेराइटल एरिया क्या करते हैं, बहुत सारे नॉलेज को अपने पास स्टोर करके रख देते हैं, जरूरत का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को अपने पास सप्लीमेंट के रूप में स्टोर करके रखता है, ताकि जिंदगी में कभी भी जरूरत आए तो याद आ जाए। अब कभी कभी आप क्या करते हो, परीक्षा में बैठते हो, आपने बहुत पढ़ाई किए हैं परीक्षा में पास होने के लिए, 12 महीने में आपने बढ़िया 8 महीना मौज मस्ती किया, 4 महीना पढ़ना बैठे, 4 महीने में कितने पढ़ोगे, परीक्षा आ गया, परीक्षा में लिखने बैठे हो, सवेरे पढ़े थे, वही प्रश्न आ गया पेपर में, आप लिखते लिखते आपका ध्यान खत्म हो रहा है, क्या पढ़ा था, कुछ नहीं सूझ रहा है, तो आप क्या करते हो, यहाँ मारते हो कि यहाँ मारते हो। यहाँ मारोगे तो कोई बात नहीं, ये चिंता चतुराई वगैरह को दिखाते हैं, मगर यहाँ मारोगे तो ये याद आ जाता है। क्या किस साइड, लेफ्ट राइट, दोनों साइड थोड़ा याद पेराइटल मारिए, थोड़ा एरिया को उकसा दोगे ना, तो याद आ जाता है कि आपने क्या पढ़े थे, वो तुरंत दिमाग में क्लिक होता है, फिर आपका नंबर फिक्स। तो पेराइटल एरिया होता है एक्स्ट्रा नॉलेज को रिसीव करके रखने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, तो इस एरिया को कभी नहीं मानना, नाना पाटेकर के शब्द को याद रखना, क्रांतिवीर वाला, ठीक है। ये लोग तो अक्सर सब बाल पकड़ के पहले ऐसे पीछे ही मारते, और यहीं पर पकड़ते थे बाल को। पहले के गुरुजी वो लोग ना, वो साइंटिफिक दिमाग था, इसीलिए ना लोग बाल पहले कान तो खींचते थे, वो भी कान का उसी एरिया में फिक्स है, यहाँ के नर्व खिंचाए थे, यहाँ के बाल को यहाँ पकड़ते थे, पीछे थोड़ी पकड़ते थे, यहाँ पकड़ते थे। चलिए, वो गुरु मिलना मुश्किल है। इसके बाद है ब्रॉडमैन एरिया। ब्रॉडमैन एरिया को ही विजुअल एरिया बोलते हैं, और ये विजुअल एरिया जो होते हैं हमारे मस्तिष्क के पीछे एरिया में होती है, ये पीछे जो भाग है जहाँ पर एटलस से वगैरह जुड़ा हुआ है ना, ये एरिया जो होता है ना, ये ऑक्सीपिटल एरिया में ही विजुअल एरिया होते हैं, जिनका संबंध होते हैं हमारे आंखों के द्वारा जो भी चीज देखा गया है, वो देखा हुआ चीज ऑप्टिक नर्व के द्वारा ऑक्सीपिटल एरिया के विजुअल एरिया में जाता है, और विजुअल एरिया में ही वो देखे हुए चीज को पहचाना जाता है कि आपने क्या देखा। आप चार बैठे हो, आप ऐसे बैठो, ऐसे बैठे हो, प्रकृति देख रहे हो, वातावरण देख रहे हो, कोई प्रोग्राम देख रहे हो, तो जो भी चीज देख रहे हैं आंखों से देख रहे हैं, और आंखों के द्वारा ऑप्टिक नर्व जो जिनका कनेक्शन आंखों और ब्रेन के बीच में है,
वो आंखों से देखा हुआ चित्र ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में पहुंचते हैं, विजुअल एरिया पहुंचते हैं और वहां पर रीड करते हैं कि आपने क्या चित्र देख रहे हो, देखा है, उनको स्टोर कर लिया जाता है आगामी आने वाले समय के लिए। आपने श्री देवी देखा, आपने मल्लिका शेरावत देखा, आपने क्या देखा, होता है ना। अब कभी कभी क्या होता है, किसी लोग का आज आपने किसी व्यक्ति को देखा और 4 दिन के बाद देखे हुए वही व्यक्ति भूल जाते हैं कि आपने कहाँ देखे, भूल जाते हो ना, ध्यान नहीं आ रहा है, लगता है मैंने आपको कहीं कहीं देखा था, सोच में पड़ गए, कभी देखे नहीं हो। और देखे हुए व्यक्ति को भी आप भूल जाते हो, भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि आपका ये जो विजुअल एरिया है वो थोड़ा करप्ट हो रहा है, डिफेक्ट आ रहा है इसमें। और जिसका विजुअल एरिया अगर बहुत अच्छा रहता है तो उनको क्या रहता है, तुरंत याद आ जाता है कि मैंने आपको इतने दिन पहले वहां पर 4 साल पहले हम दोनों वहां मिले थे। बहुत सारे लोग हैं जो एक ही बार में देखे 50 साल पुराने व्यक्ति को पहचान लेते हैं। चाहे मैंने आपको 40 साल पहले उस गांव में उनके यहाँ पर आपको चाय पीते हुए, आपस में चाय पीते हुए ये बातें कर रहे थे, पता है ना। और ये तो छोड़ो, एक मेरे बड़े दादा थे, बड़े पापा, वे एक बार कहाँ गए, एनटीपीसी चले गए, कहाँ, और एनटीपीसी जाने के बाद उन्हें एक बार देखा, बस उनके बाद दोबारा नहीं गया है। और उस घटना को मुझे 30 साल बाद बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे ऐसे मशीन है, इस नाम की मशीन है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन और विवरण कैसे कैसे बना बता दिए। तो बहुत बड़ी बात है, वो इसके बदौलत है क्योंकि उनका विजुअल एरिया है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मारने से असर बढ़ेगा। इसलिए तुमको रगड़ते हैं ना, नहाते समय रगड़ा करो, कम से कम 5 मिनट इस एरिया को रगड़ने से आंखों का रोशनी बढ़ेगा, आंखों का धुंधलापन कम होगा। किस जगह पे रगड़ना है? पीछे पीछे ये ऐसा करते ही हैं। हाँ पीछे, बाल झाड़ते हैं, सेरेब्रम में ऐसे नहीं बताया था क्या हमने, हाँ यूं काटा था ना आपने। हाँ, तो ये इस एरिया वाला है, अलग अलग डायरेक्शन क्या है ना, आप ऐसे घुमाओगे तो उनका अलग पोजीशन दिखेगा। तो विजुअल एरिया सर ये दोनों हाँ साइड हाँ, यहाँ दोनों साइड, ये दोनों, ये पूरा सेंटर को कर ना, ये चोटी है ना आपकी, इनके पूरा नीचे को ऐसे ऐसे। जैसे बाल अच्छा, कई बार सर ये जो आप बता रहे हैं हाँ। कि जैसे हमने किसी को देखा 10 साल पहले, हाँ, किसी को तो जिसका स्ट्रॉन्ग तुरंत पता चल गया, हाँ। लेकिन किसी को 4-6 घंटे अरे ओ याद आ गया मेरे को, ये हाँ। ऐसा क्यों? ये इनको एक बीमारी होते हैं, अच्छा, एल्जाइमर का, तुरंत याद नहीं आता, मतलब थोड़ी देर बाद आ थोड़ी देर जाता बाद याद आएगा। है। अभी होता है, अभी आपने कुछ सोचा और थोड़ी देर बाद पूछोगे ना तो भूल जाते हैं, हाँ। तुरंत याद नहीं आया, हाँ। फिर बाद में याद आ जाते हैं। तो ये फिर कुछ विटामिन की वजह से कमजोरी आ जाते हैं नर्व में, तो ये एक बीमारी के जैसा होता है ना, ठीक है। मगर ये विजुअल एरिया, विजुअल का मतलब देखे हुए चीजों को पहचानना, ठीक है। और याद का मतलब होता है किसी सुने हुए चीज को भी लोग याद करते हैं, खाए हुए चीज को याद करते हैं, याद करने की बहुत सारी चीजें हैं। मगर जो देखे हुए चीज है, भले नाम मत जानो उस व्यक्ति का, मगर चेहरा तो जान गए, चित्र को जान गए। आंखों का काम क्या है, केवल चित्र पहचानना। आंखों का काम क्या है, केवल चित्र ही पहचानना है ना। हाँ, तो उस चित्र को पहचानने का काम विजुअल एरिया का होता है। याद करने का काम किसी और का होगा, बहुत सारे है याद के मामले में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया का मतलब कान के ऊपरी भाग, पैराइटल और टेम्पोरल एरिया के जस्ट पीछे बीच में, ये कौन सा है, ऑडिटरी एरिया है, जो कि सेंसरी एरिया के जस्ट, ये सेंसरी एरिया यहाँ पर इनके जस्ट नीचे होता है। और ये ऑडिटरी एरिया का संबंध कान से है, किससे है, कान से। इनका मतलब है जो सुने हुए जब शब्द होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, तो मैं जो बात कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ये सुने हुए ये जो शब्द है आपके कान के अंदर से कहाँ जाएगा, ऑडिटरी एरिया में जाएगा। कौन से नर्व के द्वारा, ऑडिटरी नर्व। कौन से नर्व के द्वारा, ऑडिटरी नर्व को और क्या नाम बोलते हैं, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व या एकॉस्टिक नर्व, 3 नाम है। एकॉस्टिक नर्व बोलिए, या वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व बोलिए, या ऑडिटरी नर्व बोलिए, तीनों एक ही है। और कान से सुने हुए कोई भी शब्द होते हैं, वो जो शब्द है ऑडिटरी नर्व के द्वारा ऑडिटरी एरिया में जाता है, और वहां पर पहचाना जाता है कि आपने क्या सुना, कैसे सुना, कितना क्वांटिटी में सुना, स्पष्ट सुना, खराब सुना, होता है ना। एक बार ठहरा थोड़ा।
क्या बोला? एक बार और बोलो। रिपीटिशन करना पड़ता है कई लोगों को, और कई लोग को थोड़ा सा खाना कुछ भी करोगे ना सुन लेता है ये बाजू वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रकार के कान होता है, एक तेज सुनने वाला, एक बहुत कम सुनने वाला। अगर तेज सुनने वाला अगर कान है तो उनका ये ऑडिटरी एरिया बहुत अच्छा है, उनके बीच का नर्व बहुत अच्छा है, जो वहां दूर का भी आवाज को रिसीव कर लेता है और स्टोर कर लेता है कि उस व्यक्ति ने क्या क्या बोला, क्या क्या सुना। 10 साल पहले सुने हुए आवाज भी अभी मुझे याद है, 50 साल पहले बोली हुई आवाज मुझे याद है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने 50 साल पहले मैं वहां रहता था, उस गांव में उस जगह पर ऐसा ऐसा था, हम जाते थे तो ऐसे ऐसे आवाज सुनाई देते थे, बोलते हैं ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनके ऑडिटरी एरिया में वो आवाजें क्या है, स्टोर्ड है, डिस्क्रिप्शन किया गया है, वर्णन किया गया है कि अपनी कैसे आवाज। अब रात को चले जाओ भूत बंगला में, शमशान घाट में, कुछ भी आवाज नहीं आएगा, फिर भी आपको कान को ऐसा लगेगा कि कुछ आवाज आ रहे हैं। एक डर है, ठीक है ना। डर में आदमी क्या क्या आवाज नहीं सुन लेते, ठीक। तो जो भी आवाज है कानों के द्वारा ऑडिटरी नर्व के माध्यम से ऑडिटरी एरिया में जाता है, जिससे पता चलता है कि आपने कौन सी आवाज सुने। अब अच्छा आवाज सुने, बुरा सुने, कम सुने, ज्यादा सुने, ये सब जो आवाजें हैं ये ऑडिटरी एरिया में स्टोर रहते हैं, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि ये बंसी की आवाज है, ये तबला की आवाज है, हारमोनियम की आवाज है, क्या सीटी की आवाज है, चाहे इनके कर्कश आवाज है, चाहे मीठी आवाज है, चाहे मिमिक्री की आवाज, पहचान लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे आवाज बहुत मजबूत है ना। कोई मिमिक्री कर लेते हैं, कई लोग एक्टर जानवरों का कर लेते हैं, और उनको सुनते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि इन्होंने राजकुमार का आवाज निकाला, इन्होंने नाना पाटेकर का आवाज निकाला। ये यहाँ स्टोर है, इसलिए हम लोग पहचान पाते हैं सुने हुए आवाज को। देखेंगे भी नहीं, सुन के बता देते हैं कि मेरे दादा का आवाज है, ये मेरे पापा का आवाज है, फोन में भी, मोबाइल में भी। चलिए नेक्स्ट, टेस्ट एरिया। ये सब ब्रेन में है, सेरिब्रम में, कहीं और नहीं है। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है सेरिब्रम हमारे ब्रेन का, पूरे चारों तरफ है। नहीं, सब नर्व का बना हुआ ऑर्गन्स है, वो टिश्यू है, अंग है, केमिकल फॉर्म में नहीं, केमिकल अलग होते हैं। चलिए टेस्ट एरिया, टेस्ट नाम से पता है, टेस्ट एरिया सेंसरी एरिया के बेसमेंट में पाया जाता है, जो पैराइटल एरिया के जस्ट सामने और ऊपर भाग में, पैराइटल एरिया के सामने और ऊपरी भाग में, सेंसरी एरिया के बेसमेंट में निचले भाग में पाए जाने वाले ग्रे मैटर का बना हुआ मटर के आकार के दिखाई देने वाला एरिया होता है। और ये एरिया हमारे द्वारा किसी प्रकार के खाए हुए व्यंजन का खाने का टेस्ट को वर्णन किया जाता है, स्वादों का वर्णन किया जाता है कि उस खाने का स्वाद, उस व्यंजन का स्वाद कौन सा है, ठीक है। कितने स्वाद होते हैं जी, भेद होती कितने स्वाद होते हैं, चल गिना दे, कितने स्वाद याद है, बोलो बोलो कितने स्वाद होते हैं। खट्टा, पानी पूरी खाते नहीं हो, भूल गए, हाँ बोलो, पानी पूरी का स्वाद खट्टा, गुलाब जामुन का स्वाद मीठा, है ना, और नमक का स्वाद नमकीन, करेले का स्वाद कड़वा, और जामुन का स्वाद कसैला, आंवले का स्वाद कसैला, और क्या होता है चरपरा, तीखा होता है ना मिर्ची का, यही तो बताना है। और कौन सा स्वाद, मैं हिंदी वाला रस नहीं पूछ रहा हूँ कितने रस होते हैं हिंदी में, वो नहीं पूछ रहा हूँ, 60 रस। देखो ये रस नहीं, हम स्वाद वाला जो खाते हैं ना, वो स्वाद वाला, तो उसको पहचानने का किसके द्वारा किया जाता है, टेस्ट एरिया के द्वारा पहचाना जाता है कि आपने ऐसा स्वाद कभी खाया हो तो दोबारा याद आ जाता है कि ये तो मैंने खाया था 4 दिन पहले, याद आ जाता है। कई आदमी जरूरी नहीं कि हर प्रकार के व्यंजन खाया हो, मगर कभी कभी खा भी लिया होगा 1-2, अगर दोबारा वो जिंदगी में खाता है तो याद आ जाता है कि शायद मैंने ये खाया। उदाहरण के लिए एक पेपर स्वीट बनता है, कहाँ पे बनता है, साउथ इंडिया में जनरली। अब कराची बेकरी नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है साउथ इंडिया में, हैदराबाद में मेन है कराची बेकरी, उनका काफी सारे ब्रांचेस है। उस कराची बेकरी में एक बनता है पेपर स्वीट, वहाँ बहुत महंगा है कराची बेकरी में, बाकी वहाँ गांव गांव में लोकल बनता ही है, वहाँ पे डिश भी है। और चावल का मांड होता है ना, उससे बनता है चावल का मांड,
और शक्कर का भूर का जो होता है ना पतला पाउडर, शक्कर पाउडर वो मिक्स करके गरम गरम निकालते हैं, उनको बर्तन में गरम बर्तन में रखते हैं, उनको निकालते हैं हाथों से गरम गरम, एकदम पतला पेपर के जैसा होता है, पेपर से भी पतला होता है, ठीक है। अब ये रोल बना करके उनको बेचा जाता है, इसमें कुछ कुछ मसाले डालते वो पेपर। अब आपने अगर खाए भी होंगे और अभी यहाँ एरिया में तो नहीं मिलता है ही नहीं, फिर क्या हो गया, अगर आप कभी भी कहीं मिल जाए तो आप एक बार जरूर याद करोगे कि ये मैंने खाया था, याद हो जाते हैं। और आपकी राजस्थान में तो बहुत फेमस चीज है, हमने तो कभी यहाँ दाल बाटी चूरमा बनाते नहीं है, अगर कभी मालवा क्षेत्र राजस्थान में जाएंगे मिल जाएगी तो बता देंगे कि हाँ ये तो चूरमा है, ठीक है। तो ये जो कोई भी स्वाद है आदमी जिंदगी में खाया हो, मगर हम लोग कभी 10 साल 5 साल 2 साल 25 साल बाद अगर दोबारा खाते हो तो हमें याद आ जाता है। तो याद आने का मुख्य कारण ये है कि हमारे ब्रेन में, शरीरम में टेस्ट एरिया है जिनमें वो स्टोर है, वो स्वाद स्टोर है, हर प्रकार के स्वाद स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट स्मेल एरिया। स्मेल एरिया कहाँ पर है, नाक के जस्ट पीछे, ठीक है, जस्ट पीछे ही फोसा में फिक्स है, और ये स्मेल एरिया के द्वारा स्पष्ट है। स्मेल में क्या जाएगा, किसी भी प्रकार की सुगंध ही जाएगा, अगरबत्ती, साबुन, खाने पीने जो भी चीज का सुगंध है वो स्मेल एरिया में जाकर के डिस्क्रिप्शन किया जाता है उनको कि कौन सा सुगंध, उनका वर्णन किया जाता है, और वर्णन करने के बाद उनका स्टोरेज किया जाता है। जिंदगी में कभी भी अगर ऐसे स्टोरेज आया तो उनको पहचान लिया जाए। अगर यहाँ पर कोई गैस निकाल दे तो सबको पता चल जाएगा कि किसी को गैस पास हुआ है, ये स्मेल तुरंत। और किसी ने अगरबत्ती जलाया है वो भी नाक के द्वारा ही ब्रेन में जाना है, वो पता चल जाएगा। साबुन लग देगा, अरे वाह कमाल साबुन है, बता देगा, ठीक है। तो ये कितने एरिया हो गया, 10 एरिया। एक होता है मोटर स्पीच एरिया। अब यहाँ पर मोटर है, वहां पर सेंसरी है, दोनों में स्पष्ट है। सेंसरी का मतलब क्या बताया था, बोले ये शब्द को याद रखने, रिमाइंड करने के लिए या स्टोर किया जाता है। और मोटर स्पीच का मतलब स्पीच को ऑर्डर देना है, क्या बोलना है, कैसे मूवमेंट करना है, क्या शब्द निकालना है, कौन सा व्यंजन, कौन से शब्द निकालना है, उस उच्चारण को, जीभ को मूवमेंट करने के लिए स्पीच एरिया काम करता है। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, कोई व्यक्ति तुतला रहा है, कोई व्यक्ति हकला रहा है, कोई व्यक्ति एकदम धीरे धीरे बोल रहा है, तो उस व्यक्ति के मोटर स्पीच एरिया, जिसे हम लोग ब्रोकास एरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोकास एरिया, ठीक है, ब्रोकास एरिया के नाम से जानते हैं। और इस ब्रोकास एरिया में अगर कहीं पर भी नर्व अगर सुस्त हो, या ठीक से उनमें एनर्जी की कमी है, या ऑक्सीजन की कमी है, या उनमें एट्रोफी आ गए हैं, या ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या मुंह और स्पीच एरिया के बीच का नर्व अगर डैमेज हो गया हो, डिमाइलिनेशन हो गया हो, या इन्फ्लामेशन हो गया हो, या इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी कारण से हो, तो अगर किसी का आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो हकला रहा है, हकला रहा है, तो उस कंडीशन में मोटर स्पीच एरिया जिम्मेदार होता है, क्योंकि आवाज को, स्पीच को, शब्दों को उच्चारण के लिए यही जिम्मेदार है, ठीक है। इसलिए कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति बोले तो आपको मालूम है स्पीच एरिया, ब्रोकास एरिया हमारे ब्रेन के केवल लेफ्ट साइड होता है, वो होता है टेम्पोरल और पैराइटल एरिया के बीच में स्थित होता है, ठीक है ना। ये कौन सा, फ्रंटल, ये टेम्पोरल, ये पैराइटल, दोनों के बीच में यहाँ पर होता है लेटरल साइड। कौन सा साइड, लेटरल साइड, ठीक है। बाकी ऊपर सेंट्रल, बीचों बीच, है ना। इस प्रकार के सबका अपना एरिया है। सेंट्रल सर्कल से दोबारा बताएंगे क्या चीज, सेंट्रल गड्ढा, ये जो सेंट्रल सर्कल, इसका क्या मीन होता है, ये डिवाइडर है, दो बराबर भागों बांटा गया ना ब्रेन को, बीचों बीच, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो इसी खांचों को सेंट्रल सर्कल बोला है। लॉन्गिट्यूडिनल पिसर बोला गया है जनरल भाषा में, ठीक है। इसका कुछ काम तो रहता है, नहीं कोई काम, बस डिवाइडर के काम। भैया बीच में नदी है, ये एरिया, वो एरिया आपका है, वो एरिया मेरा है, वो बिलासपुर जिला है, ये रायपुर जिला है, तो कोई भी खांचा है
वो बाउंड्री निर्धारित करता है कि कौन सी आप बाउंड्री इस एरिया का काम करो, मैं इस एरिया का हाँ। काम करूँ। दो भाग बराबर भागों में बांटने का जिम्मेदारी या तो नदी नाले समुद्र नदी को ही माना गया है। ठीक है, एक रेखांकन है, क्या है वो? रेखांकन है एरिया का, बाकी कोई काम नहीं, बांटने का काम। गड्ढा है ना, मैं देखा हूँ सर ड्रेन को ओपन हाँ, ऐसा ना, हाँ, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रहा था तो वहाँ गया था, तो स्किन को निकाल देते हैं हाँ, पूरा निकालता ऊपर है, स्किन निकलेगा, फिर खोपड़ी निकालेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे ना एक चीजल से ऐसा 2-3 बार मारे, हाँ। ये ना खुल गया सर, ये गड्ढा टाइप से एकदम, हाँ, होता है, गड्ढा होता है सर, ये ना फोरामेन होता है। जस्ट मतलब ना खोखला टाइप से था, ये ऐसे ही निकल गया। हाँ। उसके बाद ना उसका ब्रेन ना पूरा मतलब जैसा आप इनके ऊपर झिल्ली है थी। हाँ, एक कौन दिखेगा? मेनिंजस दिखेगा। वो वैसी था सर, हाँ। मैं देखा हूँ सर। फिर मेनिंजस को फिर आराम से बारीक एकदम ध्यान से निकालेंगे। 3-4 दिन में इसमें सर, पानी ऐसी सब भरा हुआ है, झिल्ली 3 झिल्लियां हैं, उसको उसमें ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड पायामेटर, उनको बड़ा आराम से निकालेंगे। फिर अंदर फिर ब्रेन को अंदर खोलेंगे, टच करेंगे। इतना आसान नहीं है सर्जरी करना। बाकी वो देखा ना सर, मेरे को 3-4 दिन वही याद आता, भूल नहीं पाता। चलिए कम से कम देखे तो है। ठीक है, ये सेरिब्रम। टाइम क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट है थैलेमस। सेरिब्रम के बाद थैलेमस। अच्छा सर, मैं प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, एक ना 70-65 प्लस है उनका ना ये ठीक है, ये रिवीजन हो गया, और करने की जरूरत नहीं है, आपका भी रिवीजन हो गया। तो उनका ना ये नाभि के ऊपर ना सर एक गठान जैसा हो गया, वो बोल रहे थे कि ये नाभि अपसेट हो गया, लेकिन नाभि अपसेट नहीं है सर। गठानी है वो हाइटेमस। अभी ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। थैलेमस आपको बताया गया था जब सेरिब्रम का डायग्राम बनाया गया था, तो जो थैलेमस जो होता है कार्पस कैलोसम के नीचे, कार्पस कैलोसम आपको बताया था, जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल फिशर से जब दोनों ब्रेन को बना आधा आधा भाग में बांटे गए हैं दोनों साइड को, तो इनके नीचे कार्पस कैलोसम है। कार्पस कैलोसम के नीचे थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड, ठीक है, मटर के आकार के ग्रे मैटर का बना हुआ, कौन सा? ग्रे मैटर का बना हुआ छोटा छोटा अंग है। इनका मुख्य काम सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करना। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? आप लोग को मालूम है ट्रांसमिशन क्या होता है? पास करना, ट्रांसमिट करना, एक जगह से आए हुए मैसेज को आगे पास करना, फॉरवर्ड करना, यही काम होता है थैलेमस का। सेरिब्रम से शरीर के विभिन्न अंगों में जाने वाले मोटर नर्व और शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाले सेंसरी नर्व के जो इंपल्स है, उस इंपल्स को उस सेंसरी नर्व को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में लाने ले जाने का काम करते हैं। सर ये फ्रीक्वेंसी को भी तो कम तेज करता है सर। हाँ? थैलेमस फ्रीक्वेंसी को तेज या ज्यादा, कौन सा सेंस कितनी तेज जाए और कितनी धीरे जाए ये हाँ, भी करता तो है। ये ट्रांसमिट करते हैं ना, कंट्रोल करके हाँ। बैलेंस करता है, ठीक है, आवेगों को बैलेंस करता है, रिदम को बैलेंस करता है, ट्रांसमिट एंड रेगुलेट। रेगुलर। जब भी कोई भी ट्रांसमिट करेगा तो पूरा शुद्ध अवस्था में नहीं जाता। अगर आपने कोई भी चीज बना रहे हो, 100% आपने सामान लिए हो, तो कम से कम 5-10% उसमें जलन निकलेगा। उसी प्रकार कोई भी चीज अगर आपके पास आया है किसी को देने के लिए, तो आप एक बार देखोगे छू करके, दबा करके क्या है। चिट्ठी है तो थोड़ा खोल के देखो कि खुला हुआ तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, आपका नहीं है, बाकी लोगों को बता रहा हूँ। मतलब जो इनपुट आया वो हल्का सा डैमेज हो हल्का सा डैमेज होना ही है। तो अभी थैलेमस है वो अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उनको अच्छे फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे और भेजा जा सके, मेंटेन कैसे किया जा सके, ताकि शरीर में जो इम्पल्सेस आवेग है और शरीर से आने वाले इम्पल्सेस और आवेग अपने सही जगह पर कैसे अच्छी कंडीशन में पहुंचे, इसलिए थैलेमस काम करता है। तो दोनों काम हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना, साथ में ट्रांसमिशन का काम करना, थैलेमस, बस यही काम है, बाकी और कोई काम नहीं है। इसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप लोगों को बताया गया था, आप नहीं थे क्या?
एंडोक्राइन में, एंडोक्राइन में थे ना आप। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है थाइलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर फिक्स होते हैं। हाइपोथैलेमस का जो नर्व फाइबर है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर एरिया से, और ब्लड वेसल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से जुड़ा होता है, जिससे हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है कि कितना उनको फ्रीक्वेंसी में एक्सचेंज होना चाहिए, ट्रांसमिट होना चाहिए। ये मुख्य काम हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मेंटेन करते हैं। यह हमारे कई सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे भूख प्यास, बॉडी टेम्परेचर आदि को मेंटेन करने का काम किया जाता है। हाइपोथैलेमस जो होते हैं यह इनहिबिटरी हार्मोन बनाते हैं। दो प्रकार के इनहिबिटरी हार्मोन बनाता है, जिसमें पहला है सोमेटोस्टेटिन और दूसरा है डोपामाइन। सोमेटोस्टेटिन शरीर के इनवॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट को रोकते हैं, हाइपर एक्टिविटी को रोकता है, शरीर के एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। और साथ ही डोपामाइन जो होता है प्रोलैक्टिन को रोकता है, ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार की ट्यूमर, गांठ या कैंसर जैसे कोई चीज डेवलप हो रहा है तो उनको रोका जा सके। ये डोपामाइन के काम होते हैं। डोपामाइन जो होता है शरीर के इनवॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट को रोकने का काम करता है, जिससे शरीर में अनावश्यक जो कंपन हो रहा है वो कंपन रुक जाए। ये अनावश्यक मूवमेंट है ना, जिसे हम कंट्रोल करना भी कर चाहे तो नहीं होता। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है जिसे क्या बोलते हैं, कंपवात या पार्किंसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्किंसन। तो वो जो ये जो पार्किंसन जो होता है एक प्रकार से इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है, अनैच्छिक मूवमेंट। क्या है, हमारा इच्छा के अनुसार ये नहीं हिल रहा है, वो अपने आप हिल रहा है। तो इन इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को रोकने के लिए डोपामाइन जिम्मेदार होता है। और ये डोपामाइन कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। 2 मेडुला लगता है ना, 20 मेडुला। इनके अलावा हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन बनता है। क्या बनता है, रिलीजिंग हार्मोन। इनके पहले एक दो और हार्मोन बनता है। पहला बनता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेसोप्रेसिन। क्या बनता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। और हाइपोथैलेमस में बन करके ये नर्व फाइबर के माध्यम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर होता है। और जब कभी भी शरीर को जब जरूरत पड़ता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का, तो वैसे वैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों हार्मोन रिलीज होकर के शरीर के कामों में उपयोगी होता है। ठीक इसी प्रकार हाइपोथैलेमस होता है, रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। और ये रिलीजिंग हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को अलग अलग हार्मोन बनाने के लिए उकसाते हैं। जैसे कि TRH, TRH का मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड है ना, थायराइड जो रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने के लिए मैसेज देते हैं। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को उकसाते हैं ताकि प्रॉपर मात्रा में थायराइड अपना हार्मोन बनाए। तो थायराइड ग्लैंड को उकसाने के लिए पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है, और इनको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस है कौन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का बॉस, ऊपर का बॉस। जैसे जैसे हाइपोथैलेमस कमांड करेगा वैसे वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगा, एक ऑर्डर हाइपोथैलेमस के ऑर्डर के अनुसार। इसी प्रकार जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। और ये GRH जो है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग को उकसाता है। यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है रिलीजिंग हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग, जिसे क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाते हैं। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन बनाते हैं, तो ये शरीर के अलग अलग हार्मोन को उकसाने का काम करता है। उसी कड़ी में GRH बनाता है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जैसे GRH हार्मोन बनाता है, या GRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाता है, तब जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाता है। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, शरीर के जितना भी सेल टिश्यू अंगों का ग्रोथ करता है। ठीक, इसके बाद हाइपोथैलेमस जो होता है वो ACRH बनाता है। क्या बनाता है, ACRH। और ACRH का मतलब क्या होता है,
एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के किसको उकसाते हैं? ACTH को उकसाता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को उकसाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट को उकसाता है। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन बनाता है तो यह एड्रेनल ग्लैंड को उकसाता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को उकसाता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स को क्यों उकसाता है? क्योंकि एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या बनता है? स्टेरॉइड बनता है। कौन कौन सा? कॉर्टिसोल, एंड्रोजन और एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। ये कौन बनाता है? एड्रेनल ग्लैंड बनाते हैं। एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग बनाता है, एड्रेनल ग्लैंड के बाहर वाले भाग बनाता है। तो एड्रेनल ग्लैंड के बाहर वाले भाग को उकसाने के लिए कौन जिम्मेदार? पिट्यूटरी ग्लैंड के ACTH। और ACTH को उकसाने के लिए कौन जिम्मेदार? ACRH। ACRH कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसी प्रकार हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या बनाता है जी? LRH, लिपिनाइजिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। FRH, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन। और PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। LRH है वो LH को उकसाएगा, FRH है वो FSH को उकसाएगा और PRH है वो PSH को उकसाएगा। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के। और ALH किसको उकसाएगा? ओवरी और यूट्रस को, टेस्टिस को उकसाएगा। FRH जो है ये भी ओवरी, यूट्रस और टेस्टिस को उकसाएगा। और PRH है वो ब्रेस्ट और यूट्रस को उकसाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। और ये अलग अलग रिलीजिंग हार्मोन जरूरत के अनुसार पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट को उकसा करके जरूरत के अनुसार हार्मोन्स को उकसाता है बनाने के लिए। और यह स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में बन करके शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर के जो टारगेट कार्य को पूरा करने का काम करवाते हैं। ठीक है। और कुछ चलिए। इसके बाद है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो होता है वह थैलेमस तथा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में स्थित ग्रे मैटर का बना हुआ, नर्व फाइबर का बना हुआ एक अंग है जो 3 भागों में बटा हुआ होता है। यह हमारे शरीर में मसल मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है और साथ ही यह ट्रांसमिशन केंद्र के रूप में काम करता है, ट्रांसमिशन करने का काम करता है मैसेज को। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो मोटर नर्व निकलता है वो मोटर नर्व बेसल गैंग्लिया से होते हुए थैलेमस में आता है और थैलेमस से होते हुए मेडुला ऑब्लिगेटा से होते हुए शरीर के अपोजिट भाग में जाता है। यानी कि राइट साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मोटर नर्व शरीर के लेफ्ट साइड में जाएगा और राइट साइड का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर नर्व है बॉडी के लेफ्ट साइड में जाएगा और लेफ्ट साइड का सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकलने वाले मोटर नर्व है बॉडी के राइट साइड में जाएगा। इसी प्रकार सेंसरी नर्व जो होते हैं वो लेफ्ट साइड का सेंसरी जो नर्व है ब्रेन के सेरिब्रम के राइट साइड में जाएगा और राइट साइड का सेंसरी नर्व है ब्रेन के लेफ्ट साइड में। यानी कि बॉडी और ब्रेन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये जो सेंसिटिव नर्व और मोटर नर्व है इन दोनों को ट्रांसमिशन जो इंपल्सेस है उस इंपल्सेस को आगे भेजने का काम बेसल गैंग्लिया के द्वारा किया जाता है। साथ ही बेसल गैंग्लिया जो होते हैं वो हमारे मसल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और मसल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आप कितना कंट्रोल से आप कोई भी काम को कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति एकदम दौड़ता है, बहुत दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते वो अपने आप को कंट्रोल करता है स्पीड को और रुक जाता है। या कोई व्यक्ति एकदम बैलेंस होकर डांस कर रहा है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कितना बैलेंसिंग काम है? अब ये जो काम है कैसे इतने स्पीड के साथ बढ़ता है, एकदम धड़ाधड़, और इतना रिदम के साथ एकदम स्लो भी हो जाता है। गरबा खेलते हैं, बीवी कितना बढ़ता है और कैसे एकदम स्लो हो जाता है। आप लिख रहे हो, कटाकट 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 लिख रहे हो, करते हो, लिखते हो कि नहीं? और कभी कभी ज्यादा लिखते लिखते एकदम उंगली टेढ़ा होना चालू हो जाता है और अक्षर है वो आड़ा तिरछा होना चालू हो जाता है, अटक जाता है। 3 घंटे तक पेपर बैठते हो, 2 घंटे तक तो ठीक चला, इनके बाद हाथ है एकदम स्लो हो जाता है और अटकते हैं, अटकना चालू हो जाते, होता है कि नहीं? तो ये क्या है? मसल मूवमेंट है।
आप कितना तेजी से हारमोन बजा रहे, कितना तेजी से तबला बजा रहे, कितना तेजी से गिटार बजा रहे, हारमोनियम बजा रहे, कितना तेजी से डांस कर रहे, कितना तेजी से दौड़ रहे, कितना तेजी से हर कार्य कर रहे हो, ये सब मसल मूवमेंट को, स्पीड को मेंटेन करते हैं। मसल मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए बेसल गैंग्लिया जिम्मेदार होते हैं। साथ ही सेंसरी और मोटर नर्व के मैसेज को लाने ले जाने के लिए ट्रांसमिट करते हैं। ये मुख्य काम बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के द्वारा ही एसिटिलकोलाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन आदि हार्मोन्स भी बनता है बेसल गैंग्लिया के द्वारा। कौन कौन सा? डोपामाइन, एसिटिलकोलाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये बेसल गैंग्लिया में ही बनता है, जिसके द्वारा शरीर के बहुत सारे कामों का, मसल मूवमेंट का कंट्रोल किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य कराया जाता है नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से, संतुलित रूप से, नियमित रूप से शरीर को आपस में तालमेल बैठाते हुए इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा काम कराया जाता है। ठीक है, कल देखेंगे मिड ब्रेन। आज के लिए इतना ही। तो बेसल गैंग्लिया से जैसे आप बताया कि आप दौड़ रहे हैं, हाँ थक गया, हाँ, अब इसको फिर से कैसे उकसा सकते हैं? इमीडिएट अब नहीं होगा, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। देखो, कोई अपने दौड़ की एनर्जी गंवा दिया, हर एक शरीर के सेल को एनर्जी चाहिए। आपने बहुत दौड़े हो, अब एनर्जी किससे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, जितना एनर्जी बनना तो बना दिया, जितना स्टोरेज है सब खत्म कर दिया आपने दौड़ के। अब इसके लिए आपको तुरंत ग्लूकोन डी पीना है। क्या पीना है? सर उसके बाद में मान लो पीछे शेर लग जाए, हाँ? पीछे शेर लग जाए, हाँ, और फिर हम भाग जाते हैं। हाँ, तो कुछ मत करो, फिर ग्लूकोन डी पीते रहो। नहीं सर, ग्लूकोन डी की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी हम जो एनर्जी आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीधा मरने के लिए तैयार नहीं हो। सर, आप अगर हमारे जो ऐसी कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है बॉडी में जो उस टाइम काम आती है जब हम थके होते हैं, पर फिर भी कुछ अगर अभी आपको बताया, शरीर से जितना भी लिक्विड है बाहर निकलना बंद हो जाएगा। एक पानी की जितना भी लिक्विड है, पानी है, आपके शरीर में यूज होगा बीपी बढ़ाने के लिए। ठीक है। दूसरा, जितना भी आपके में खाना पचने की कैपेसिटी है वो स्लो कम कर देंगे, ताकि जल्दी पचेगा तो वेस्टेड एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उनको रेगुलेट कर देंगे। ठीक है। और जितना भी हार्मोन एंजाइम है वो एकदम कंट्रोल हो जाएंगे, जितना जरूरत है बस उतने काम होगा, अनावश्यक काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये 3 चीजें याद रखना। इतना भी फ्लूइड की जरूरत बीपी बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए है, वो आपके शरीर के लिए यूज होगा। ठीक है। अब उस क्वांटिटी है तो आप ले लेना, अन्यथा जितना यूज है उतना ही कर पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं सर, पर ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि भी सर उतना, ये कई सिचुएशन में देखे कि हमारा अभी वहाँ पर आपका, इसके बाद आपका वहाँ पर यूज होगा आध्यात्मिक शक्ति। शारीरिक शक्ति तो आपने यूज कर लिया, आपके बाद आप आध्यात्मिक शक्ति है, आप बस सो जाओ और बस ध्यान करो, हो सकता है आपके पॉजिटिव। ये जो बोल रहे हैं ना, एक लास्ट मोमेंट में अपन बहुत थके रहते हैं, फिर भी अचानक कुछ अगर एक जानवर आ गया और अपने को नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन फिर जुड़ जाते हैं। हाँ, वो इंटरनल एक एनर्जी रहती है, तो ये ब्रेन डेवलप करता है ना, ब्रेन डेवलप करता है। स्टेरॉइड है ब्रेन में, स्टेरॉइड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाता है, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? इमरजेंसी में काम करता है। और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इमरजेंसी में काम करता है। अब उस टाइम जो काम करेगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बनता है, कहाँ बनता है? एड्रिनल मेडुला में और ब्रेन में। ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ही आपको सपोर्ट करेगा भागने और लड़ने के लिए। लास्ट मोमेंट में हाँ, वही काम करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये 2 जगह बनता है, एक ब्रेन में बनता है बेसल गैंग्लिया में, और दूसरा एड्रिनल मेडुला में। ठीक। तो कभी भी अगर थक गए हो, अगर फिर भी बाद में एनर्जी आ गया किसी भी चीज को देख करके लड़ने भागने के लिए, तो वो एपिनेफ्रिन जिम्मेदार होता है। उदाहरण, आपने ज्यादा एक्सरसाइज किए तो शरीर में एपिनेफ्रिन निकलता है, जिसके वजह से आपको उस टाइम तो ताकत आ जाता है, मगर जैसे ही वो एपिनेफ्रिन का प्रभाव खत्म होता है, आपका शरीर एकदम डल हो जाता है। तो एपिनेफ्रिन का प्रभाव होना चाहिए शरीर को एक्टिव रखने के लिए, अन्यथा शरीर डल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट।